नमस्ते जी, नमस्ते। 9 8 7 6 5 ऐसे ही नंबर डायल किया करते थे जो पुराने फोन अपने आया करते थे। लाइक दैट। देख सकते हैं अच्छे से आप ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा घुमा के। बस ऐसा ही है अपना जीएसटी, और हमने इसको यूं यूं करके ऐसे ऐसे घुमाना है। एंटायर जीएसटी को मैंने 9 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है। एक एक पॉइंट को हम ऐसे ऐसे करके देखेंगे। ये पूरी सीरीज यहां से शुरू होगी और ऐसे करके जाएगी। कैसे करके भला, आइए देखते हैं। तो यहां पर ये डायग्राम आपको मैंने दिया है। डायग्राम का नाम है इसका बाबा की बूटी करके है, ये इसे बुलाते हैं हम। अंग्रेजी नाम है इसका जिस्ट ऑफ जीएसटी का, ठीक है। एंड यहां पर आप देख सकते हैं इसमें 5 बने हुए हैं गेट। ये रहा गेट नंबर 1 2 3 4 5। उसके बाद बने हुए हैं इसमें बॉक्सेस 6 बॉक्स का नंबर 6 आ गया, 7 8 9 करके। 5 गेट हैं, 4 बॉक्सेस हैं। क्या मतलब है और ये कैसे कैसे घूमेंगे, ऐसे हम्म ऐसे ऐसे करके यहां पर ये घूमते हैं। सबसे पहले पॉइंट पर बताया जाता है कि देखिए, जीएसटी लगने के लिए एक गुड्स चाहिए होता है या एक सर्विस चाहिए होती है। अगर जिस ट्रांजैक्शन की आप बात कर रहे हैं, अगर वो गुड्स या सर्विस में फॉल करता है फिर तो जीएसटी लगेगा, वरना जीएसटी की बात हो ही नहीं सकती है। तो हम यहां पर टेस्ट करेंगे, परिभाषाओं पर टेस्ट करेंगे। भैया बन गया गुड्स या सर्विस तो अगले राउंड में चलेंगे खेलने के लिए, और अगर यहां पर आप नहीं बन पाए तो भैया यहां से आउट कर दिए जाओगे। बिल्कुल वैसे ही आउट कर दिए जाओगे जैसे आपने वो म्यूजिकल चेयर वाला गेम देखा है, जहां पर कि मान लीजिए चेयर अगर 4 हैं तो बैठने वाले होते थे 5। तो ऐसे करके गोल गोल घूमते थे, म्यूजिक बजता था। बचपन में खेलते थे, जहां पर म्यूजिक बंद हुआ सबको बैठना होता था, क्योंकि कुर्सियां 4 हैं एक कम है तो एक व्यक्ति खड़ा रह जाता था, उसको गेम से आउट होना पड़ता था। आउट मतलब आउट। अब एक पर्सन आउट हो गया, अब एक कुर्सी भी हटा दिया करते थे। कुर्सी रह गई 3 और बैठने वाले हैं 4। तो ऐसे करते करते देखते थे कि आखिरी विनर कौन है। आखिर में एक कुर्सी रहती थी और बैठने वाले 2 होते थे। तो जो बैठ जाता था वो विनर होता था, और जो खड़ा रह गया वो गेम से आउट। एक एक करके आउट होते चले गए, और जो बीच में से आउट हो जाते, आउट का मतलब सिर्फ आउट ही होता है और कुछ नहीं। क्रिकेट के मैदान में भी जो खिलाड़ी आउट हो जाता है, बैक टू पवेलियन, वापस गेम में नहीं आता है। ऐसे ही यहां धरती कायनात को देख लीजिए, जो व्यक्ति इस धरती से आउट हो जाता है वो आउट मतलब आउट है, अब वापस धरती पर लौट कर वो नहीं आ रहा है, उस रूप में तो कम से कम नहीं आ रहा है। ऐसे ही यहां पर है कि अगर गुड्स या सर्विस नहीं है तो पहले गेट से आउट, बैक टू पवेलियन। आउट का मतलब एकदम आउट से है, जाइए बात मत कीजिए आप हमसे। और अगर आउट नहीं हुए हैं, गुड्स या सर्विस बन गया है, तो अगले गेट की तरफ मूव करते हैं। अगला गेट है आपका सप्लाई का। हमें यहां देखना होता है कि जो ट्रांजैक्शन हुई है क्या वो सप्लाई बनी है या नहीं बनी है। अगर बन गई है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर वो सप्लाई नहीं बनी है तो भाई साहब यहीं से गेट नंबर 2 से आउट कर दिया जाएगा। उस पर अब कभी जीएसटी लग नहीं सकता है, ऐसा यहां पर बताया जा रहा है। तो यहां पर हमें यही सीखना होगा, क्या सप्लाई है और क्या सप्लाई नहीं है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, यहां पर डिस्कशन कुछ ऐसे आएगा। इसमें पार्ट 1 होगा। एक पार्ट 1 में समझाया जाता है कि क्या यहां पर सप्लाई कहते किसे हैं, सप्लाई का मीनिंग बताया जाता है। एक बार जब वो सप्लाई बन जाती है तो हम यहां पर आ जाते हैं पार्ट 2 पर। तो सप्लाई तो बन गई है बेटा, बट सप्लाई किसकी बनी है? सप्लाई गुड्स की बनी है या सप्लाई सर्विस की बनी है? वो कहते हैं ना कि बहू काले की, तो बहू तो बन गई है। एक हरियाणवी एल्बम है, बहू तो बन गई है, पर बहू काले की बनी है या गोरे की बनी है ये नहीं पता है। जैसे मान लीजिए ये एक कुर्सी स्टूल देख रहे हैं आप, और ये स्टूल में लेकर यहां से जा रहा हूं, मैंने स्टूल बेच दिया है, इनको यहां पर बेच दिया मैंने, ठीक है। इनसे पैसे लिए और लेकर वापस लौट के मैं आ जाता हूं।
तो यहां मूवमेंट गुड्स का है, हाँ जी बिल्कुल गुड्स का मूवमेंट है। ये सप्लाई है, हाँ सप्लाई तो है सर जी। किसकी सप्लाई है? गुड्स की सप्लाई है या सर्विस की सप्लाई है? सर जी गुड्स की सप्लाई है। वेरी गुड। केस नंबर 2 के अंदर हम क्या करते हैं, इस बार मेरा काम है शादियों में टेंट कुर्सी लगाना, और मैं यहां पर शादी हो रही है प्रदीप जी की, और उसमें टेंट कुर्सी लगाने के लिए मैं जा रहा था, और यहां पर मैं कुर्सी जाके लगा दी है, और अगले दिन अपनी कुर्सी को लेकर मैं आ जाऊंगा और इनसे किराया वगैरह भी अपना मैं ले लूंगा। नेक्स्ट डे कुर्सी वापस मेरे पास लौट के आ जाएगी। इस केस में भी मूवमेंट तो गुड्स का ही हुआ है, लेकिन क्या ये सप्लाई थी? हाँ सप्लाई तो थी, लेकिन सप्लाई किसकी थी? सप्लाई गुड्स की थी या सप्लाई सर्विस की थी? ये देखने वाली बात यहां पर आ जाती है। इस केस में आप कह रहे हैं कि सप्लाई सर्विस की है, बहुत अच्छी बात, आंसर तो बिल्कुल ठीक है आपका, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपका आंसर सही आ कैसे रहा है, क्यों आ रहा है, ये नहीं पता आपको। चक्कर क्या होता है कि जब कोई चीज हमारे यहां बैलेंस शीट से कट के बाहर निकल जाती है, परमानेंटली चली जाती, कि जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, उसे सप्लाई ऑफ गुड्स बोल देते हैं। यानी ओनरशिप जब चेंज हो जाती है, सप्लाई ऑफ गुड्स बोल दिया जाता है। और जब ओनरशिप चेंज नहीं होती, या बैलेंस शीट से कट के नहीं जाता है, या फिर टेम्परेरी ट्रांसफर होता है, वैसे वाले केस के अंदर भले ही मूवमेंट गुड्स का हो रहा हो, बट फिर भी उसे हम बोलते हैं सप्लाई ऑफ सर्विस के नाम से जाना जाता है। ऐसे करके मालिक, यहां पर देखेंगे कौन कौन सी चीजें आपकी सप्लाई नहीं बनेंगी। पिंक मूवी देखिए, उसमें बताते हैं नो मीन्स सिर्फ नो होता है। तो जो जो सप्लाई नहीं बनेगा वो यहां से उड़ा दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, और जब एक बार यहां से निकल गया है वो चीज लौट कर वापस नहीं आ सकती है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक राधे? हाँ सर जी। आगे पॉइंट भी बताएगा बंडल्ड सप्लाई। कभी कभी क्या होता है कि दो या अधिक सर्विसेज इकट्ठी दे दी जाती हैं। कभी कभी गुड्स और सर्विस इकट्ठे दे दिए जाते हैं, कभी कभी दो गुड्स इकट्ठे दे दिए जाते हैं। मैं भी आपको जो दे रहा हूं वो क्या है भाई, किताबें मैंने आपको दी हैं, और मैं आपको अपने लेक्चर्स भी दे रहा हूं। जो लेक्चर्स है ये मेरा सर्विस है, किताबें मेरी गुड्स है। बंडल बनाकर मैंने आपसे पैसे लिए हैं, सपोज 10,000 रुपीज, तो 10,000 रुपीज गुड्स और सर्विस दोनों का है। अब मुझे बताइए इसका क्लासिफिकेशन कैसे करके चलें? 10,000 को क्या मानकर टैक्स लगाऊं, सर्विस मान के टैक्स लगाऊं या गुड्स मान के टैक्स लगाऊं? तो ऐसे हालात में बताते हैं कि इस बंडल के अंदर जौन सा भी प्रिंसिपल चीज होती है उसमें से क्लासिफाई कर दिया जाता है। तो ऐसे कुछ बंडल की हम बात करके चलेंगे। मेरे केस के अंदर जो प्रिंसिपल सप्लाई है वो यहां पर मेरी सर्विस है, एंड 10,000 इंक्लूडिंग बुक्स वैल्यू, उसको यहां सर्विस मानते हुए उस पर जीएसटी लगा दिया जाएगा। तो ऐसी ऐसी कुछ बातें यहां पर करी जाएंगी। तो इस प्रकार से आपका पूरा सप्लाई का मैटर डिस्कस किया जाएगा। सप्लाई है तो बात आगे करेंगे, अगले राउंड में जाएंगे, और नहीं से यहीं आउट कर दिया जाएगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। आगे सुन लीजिए, सप्लाई बन जाने के बाद अगला राउंड खेल रहे हैं, ऐसे घूम रहे ना गोल गोल। तो यहां पर आकर बोलते कि भाई ये बताइए सप्लाई का ओरिजिन क्या है और आपका डेस्टिनेशन क्या है। पहले चैप्टर में बताया था कि ओरिजिन मेरा यहां पर है, डेस्टिनेशन मेरा वहां पर है। अगर ओरिजिन और डेस्टिनेशन टू डिफरेंट स्टेट में है, टू डिफरेंट यूटीज में है, एक यूटी दूसरा स्टेट में है, अगर ऐसा कुछ होता है, बीच में बॉर्डर आ जाता है, क्या रे बीच में बॉर्डर अगर आ जाता है, तो वहां पर उसे मान के चलते हैं हम सप्लाई ऑफ इंट्रास्टेट सप्लाई बोल दिया जाता है। और अगर ऐसा कोई बॉर्डर बीच में नहीं आता है उसे इंट्रास्टेट बोल दिया जाता है। अगर मान लीजिए इंडिया से बाहर जा रहा है, यूएस से गुड्स आपका जा रहा है, तो ऐसे केस के अंदर हम क्या देखते हैं मालिक कि गुड्स का जो डेस्टिनेशन है वो इंडिया के बाहर चला गया है, और जब डेस्टिनेशन इंडिया के बाहर चला जाता है तो इंडिया में टैक्स की बात हो नहीं सकती। या तो आपसे टैक्स लिया ही नहीं जाएगा, और अगर ले लिया है तो उसे वापस करवा दिया जाएगा। जैसे शैम्पू का ऐड नहीं आता कि डेंड्रफ बालों में है तो चला जाएगा और नहीं है तो आएगा नहीं। तो मतलब ये शैम्पू उन दोनों को खरीदना है, जिसके बालों में डेंड्रफ है उनको भी, जिनके में नहीं भी है उनको भी खरीदना है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक है सर जी? हाँ सर, एकदम सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं ओरिजिन ऑफ सप्लाई की, यहां पर बात करी जा रही है। तो सप्लाई का ओरिजिन कहते किसे हैं? देखिए सप्लाई कहां से निकलती है, जैसे कि मां गंगा गंगोत्री से निकलती है, ऐसे ही सप्लाई सप्लायर के यहां से निकलती है। तो जहां सप्लायर की लोकेशन होती है वहां सप्लाई का ओरिजिन मान लिया जाता है। सप्लाई की जो सप्लायर की जो लोकेशन है वो क्या होगी भाई? उसका बिजनेस प्लेस होता है। अगर बिजनेस प्लेस ना हो तो उसका जो रेजिडेंशियल प्लेस होता है उसे पकड़ लेते हैं।
बिजनेस प्लेस मतलब सर जी, अरे उसका हेड ऑफिस, ब्रांच ऑफिस है, जो भी दोनों में कनेक्टेड ज्यादा हो उसे पकड़ेंगे। या वो ना हो तो रेजिडेंशियल प्लेस, जैसे कि इंश्योरेंस एजेंट जनरली कोई ऑफिस लेकर नहीं बैठता है, तो उसका जो भी रेजिडेंस होगा वहां उसकी लोकेशन मान ली जाती है। क्योंकि नेचर ऑफ सप्लाई डिस्कस करना है, डिटरमिन करना है, तो हमें ओरिजिन और डेस्टिनेशन दोनों पता होने चाहिए। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो ऐसे करके हमने निकाल लिया। अब देखना होता है हमें डेस्टिनेशन प्लेस, कि हमारी ये जो सप्लाई है, इसका कंजम्पशन प्लेस क्या है, इसका डेस्टिनेशन प्लेस क्या है, कहां पर जाकर ये कंज्यूम हो रही है। क्योंकि जिस स्टेट में कंज्यूम हो रही है टैक्स उसी को दिया जाएगा। और अगर ये डेस्टिनेशन प्लेस मेरा अलग है तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर इंटरस्टेट बना दिया जाएगा। तो साफ तौर पे लिख दिया गया, 2 डिफरेंट स्टेट यूटी वगैरह में वैसे करके है तो ठीक है भैया, और वरना दिक्कत वाली बात है। तो ऐसे वाले मामले बाबू मेरे हम क्या करेंगे कि अगर इंटर एक्सपोर्ट कर दिया है तो यहां से ये बाहर निकाल दिया जाएगा, आगे इसकी चर्चा नहीं होगी, अदरवाइज फिर आपका ये यहीं पर रह जाएगा। ये तीसरे गेट पर हमारी चर्चा करी जाती है। अगर मान लीजिए गुड्स भी है, सर्विस भी है, सप्लाई भी है, तो वो जो सप्लाई की जा रही है गुड्स या सर्विस की इंट्रा या इंटरस्टेट, वो एक टैक्सेबल पर्सन के हाथों से होनी चाहिए। अब टैक्सेबल पर्सन कौन होता है, हम यहां देखिए, टैक्सेबल पर्सन का मतलब होता है रजिस्टर्ड पर्सन। और रजिस्टर्ड पर्सन का मीनिंग क्या निकालते थे बचपन में भी और आज भी, रजिस्टर्ड पर्सन मतलब शादीशुदा, रजिस्ट्रेशन शादी की तरह होता है। तो टैक्सेबल पर्सन मतलब कि एक आपका रजिस्टर्ड पर्सन, और रजिस्टर्ड पर्सन का मतलब हो गया शादीशुदा जो आदमी होगा उसकी यहां पर बात करी जा रही है, ऐसे करके मेरे बच्चा। ठीक है सर जी, हाँ सर जी, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जिस बंदे की शादी हो गई है, जिसके हाथ पीले हो गए हैं, वो अगर ये सप्लाई करता है गुड्स या सर्विस की इंटर, जिसके पीले हाथ हो गए हैं, जिसके हाथों में यहां तक मेहंदी लगी हुई है ना, शहनाई बच चुकी है भाई साहब, तो वैसे वाले केस में अगर वो व्यक्ति यहां पर गुड्स या सर्विस की सप्लाई इंट्रा एंटर कर रहा है तो ही जीएसटी का जन्म होगा, वरना जीएसटी का जन्म नहीं हो सकता है। सर मान लीजिए शादी तो हुई नहीं है पर होने वाली है, हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा कर दिया है, तय हो गई शादी, हुई नहीं, फेरे नहीं पड़े बट मंगनी मंगनी हो गई हैं, अगर वो व्यक्ति ये गुड्स या सर्विस की सप्लाई करे तो जीएसटी का जन्म होगा, हाँ तब भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो ये जो गुड्स या सर्विस की सप्लाई है ये एक शादीशुदा के हाथों से या जिसकी शादी होने वाली है, यानी कि रजिस्टर्ड व्यक्ति के हाथों से या जो लाइबल टू रजिस्टर्ड है उसके हाथों से होगी तो ही जीएसटी की बात करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो यहां पर आकर हमें यही सीखने को मिलेगा कि किन किन व्यक्तियों की शादी होगी और किन किन की बिल्कुल नहीं होगी। जिन जिन की बिल्कुल होनी ही नहीं है उन्हें नॉन टैक्सेबल पर्सन यानी कंवारे बुलाते हैं, और पता नहीं क्या क्या नाम होते हैं वो बुलाते हैं। जैसे एक एग्रीकल्चरिस्ट हो गया, उससे हमें जीएसटी लेना ही नहीं है, सरकार ने उसे कह दिया कि भैया तुम्हारी शादी कभी नहीं होगी, तुम यूं ही मरोगे जाके, ऐसे करके। या जो व्यक्ति एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्टेड सप्लाईज में डील करता है, जीएसटी लायबिलिटी बनती नहीं है, तो क्या एसटीसी कराओगे उसका रजिस्ट्रेशन करा के, उसकी भी शादी नहीं होगी रे। ठीक है, तो यहां पर हमें सीखने को मिलेगा कि कौन पर्सन टैक्सेबल पर्सन बन रहा है और कौन नहीं बन रहा है। अगर ये सप्लाई नॉन टैक्सेबल पर्सन के हाथों से हुई तो यहीं से आउट करवा दिया जाएगा, ऐसे करके। उसके बाद आता है आपका गेट नंबर 5 करके। ये गेट काफी बड़ा है, इसमें ये सिखाया जाता है मेरे भूरा मेरे कबूतर कि देखिए बात ऐसी करके है कि कि कहते हैं कि जो 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 नीड्स होती हैं, जो नीड्स होती हैं वो एक जो भिखारी होता है ना, एक बेगर जो होता है वो भिखारी की भी पूरी हो जाती है, लेकिन जो डिजायर्स होती हैं वो डिजायर्स एक एक राजा की भी अधूरी रह जाती हैं, इच्छाएं राजा की भी अधूरी रह जाती हैं, और जो डिजायर्स हैं वो आपके एक जो डिजायर राजा की अधूरी रह जाती हैं और जो नीड्स हैं वो भिखारी की भी पूरी हो जाती हैं। तो यहां पर आकर हम देखेंगे कि गेट नंबर जो 5 हमारा बताया गया है, इस गेट नंबर 5 पर 100% एग्जम्पशंस का जिक्र यहां पर किया जाता है कि सरकार ने कहा कि ठीक है कुछ चीजें ऐसी हैं कि ठीक है जिनके ऊपर हमें जीएसटी नहीं चाहिए, उनको हम यहां से आकर एग्जेम्प्ट कर देते हैं और इस तरह से वो अपना 5वें गेट से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसके लिए
करीब करीब 100 प्लस सर्विसेज हमें देखने के लिए मिलती हैं और करीब करीब 150 प्लस हमें गुड्स देखने के लिए मिलेंगे। जो गुड्स की एग्जम्पशंस हैं वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, जो सर्विस की एग्जम्पशंस हैं वो सिलेबस का हिस्सा हैं, वो हमें याद करनी है, सीखनी है, समझनी है, अप्लाई भी करनी है। क्या लिखा है उसमें? उसमें कहते हैं भैया यहां पर ना 100 टाइप ऑफ सर्विसेज को मैंने कुछ 14 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। 14 कैटेगरी कुछ इस तरह से हैं: दान धर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, सरकार, किसान, मनोरंजन। दान धर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, सरकार, किसान, मनोरंजन। और आगे है GPRS, मतलब गुड्स ट्रांसपोर्टेशन, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और एस फॉर सोशल एक्टिविटीज, GPRS। एंड आगे है BIB, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो इंश्योरेंस हो, चाहे वो बिजनेस रिलेटेड हो, BIB। तो GPRS एंड BIB। तो इस प्रकार से 14 हेड मैंने आपके लिए यहां पर तैयार किए हैं, जिसके अंदर रखकर हम 100 टाइप ऑफ एग्जाम्पशंस को पढ़कर चलेंगे। मन में एक प्रश्न आता है, सर देखिए एक जगह आपने बोला है कि ये सप्लाई नहीं बनने दिया जाएगा और जो सप्लाई नहीं बनेगा वो आपका यहां से बाहर निकाल दिया जाएगा, ऐसे करके आप बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल यही बोला है मैंने। दूसरा, आप यहां पर ये कह रहे हैं कि घटना यहां पर लाकर एग्जेम्प्ट कर दी जाती है और वो यहां से बाहर निकल जाएगी। सर कोई चीज को सप्लाई तक नहीं बनने दिया गया और कोई चीज सप्लाई, अब देखिए यहां तक अगर कोई चीज आ रही है आप यहां पे लाके एग्जेम्प्ट कर रहे हो, जैसे कह रहे हो भाई आप यहां पे आके कि जो ट्रस्ट की एक्टिविटीज हैं उन पर GST ना लगेगा। इसका मतलब साफ ये हो जाता है कि भाई साहब जो आपका ट्रस्ट है ना, ये ट्रस्ट की जो एक्टिविटीज थी वो सप्लाई तो बनी है लेकिन वो एग्जेम्प्ट करी है 5वें गेट से आके। अगर एग्जेम्प्ट ही करना था, GST चाहिए ही नहीं था, तो फिर सप्लाई से ही बाहर निकाल देते। सप्लाई ही क्यों बनने दिया? पॉइंट इज दिस कि सप्लाई से बाहर निकलना और इस एग्जम्पशन गेट से बाहर निकलना, दोनों निकलने में क्या डिफरेंस यहां निकलकर मालिक आता है, यह हमें सीखने वाली बात यहां पर देखनी है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक राधे? हाँ सर जी। देखिए 2 तरह के व्यक्ति होते हैं। प्रदीप जी एक सवाल पूछना है आपसे। प्रदीप जी नहीं आएंगे, वो कान में स्पीकर, इधर आओ जरा, एक सवाल पूछना है आपसे छोटा सा ही। मुझे एक बात बताओ कि 2 तरह के व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति वो होते हैं जिनके बाल झड़ चुके होते हैं, एकदम सफा चट टकाटक, मतलब तेल भी लगाया जाएगा सर पे तो भाई साहब अलग ही दिखाई देगा, चमक अलग आ जाती है, अंधेरी रात में भी चमक मारता है उनका सर, है ना। एक तो वो व्यक्ति होते हैं और एक आप जैसे व्यक्ति हैं कि सर पे बाल तो हैं लेकिन बालों पे उस्तरा लगवा दिया, बस साफ करा दिए पूरे के पूरे, और आपके सर पर भी एक भी बाल नहीं है। तो आप और वो एक ही जैसे हैं या कुछ अंतर है? अभी भी अंतर है। क्या अंतर है बताइए? 1 महीने बाद तो मेरे बाल दोबारा फिर भी ऐसे हो जाएंगे। आपके 1 महीने बाद बाल ऐसे ही हो जाएंगे, उसके होंगे ही नहीं। क्यों? तो पहले से बिल्कुल ये सब जड़ें, जो रूट्स हैं बालों की जड़ें हैं वो निकल चुकी हैं। बालों की जड़ें ही नहीं बची, रूट्स ही नहीं बची हैं, तो फिर उगेंगे कैसे? लेकिन तुम्हारे ट्रिम करे गए थे, काटे गए थे, बट जड़ें अंदर थी तो बाहर भी निकलकर आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहां पर सप्लाई से बाहर निकालने का मतलब यह है कि भाई साहब जड़ से उखाड़कर फेंक देना। यह है जड़ से उखाड़ना, ठीक है। और ये जो है आपका इधर आकर हम बात कर रहे हैं जिससे यहां पर एग्जाम्प्ट करके चल रहे हैं, यह है बालों को ट्रिम करना। बालों को ट्रिम करना, ये ट्रिम करना है। तो जब ट्रिम किए जाते हैं तो बाल लेटर ऑन बाल आसानी से उगकर आ सकते हैं अगर चाहें तो, लेकिन जहां पर जड़ें ही नहीं, रूट नहीं है, वहां बालों को वापस से उगाना कोई इतना आसान काम तो है नहीं मेरे बच्चा। उसके लिए तो हेयर ट्रांसप्लांट जैसा एक ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, तभी बाल वापस आ सकते हैं, नॉर्मली तो नहीं आ सकते। तो ऐसे ही यहां पर यह तय किया गया है कि सरकार ओके, जो 2 नंबर से बाहर गए और 5 नंबर से बाहर गए, दोनों में सरकार ये चाह रही है कि ठीक है भाई GST नहीं चाहिए, पर कितनी दृढ़ता से, कितनी फर्मली गवर्नमेंट ये बोल पा रही है। शमशान घाट की सर्विसेज, जब व्यक्ति का
मृत शरीर का दाह संस्कार करने के लिए जाते हैं तो शमशान घाट पे कुछ 5-7 हजार रुपये का खर्चा आता है। लकड़ी का खर्चा और छोटे मोटे खर्चे, और जो व्यक्ति वहां पे काम करता है उसका कुछ चार्जेस होते हैं, तो 7-8 हजार रुपये लग जाते हैं। तो शमशान घाट में ये जो खर्चा पानी हुआ है, जो सर्विस दी गई है, इसके ऊपर जीएसटी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? सर, बड़ा ही संवेदनशील मामला है, इसके ऊपर जीएसटी नहीं आना चाहिए। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। एक तो होता है नहीं आना चाहिए, एक होता है नहीं आएगा, हाँ नहीं आएगा ही नहीं, एक ये होता है क्या बात कर रहे हो, एक होता नहीं आएगा। कितनी दृढ़ता है। एक क्वेश्चन ये कि ना तो पहले था, ना आज है, और ना कभी भविष्य में होगा। अगर ऐसा मुद्दा कि भविष्य में भी नहीं होगा, आज पता भविष्य में भी नहीं होगा, तो उसे आप सप्लाई मत बनने दीजिए, जड़ से उखाड़ कर फेंक दीजिए। और जिनमें आपको यह लगता है कि ठीक है, आज का जो करंट सिनेरियो है उसके मुताबिक हम जीएसटी चार्ज इस पर नहीं कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि हम नियर फ्यूचर के अंदर इस पर अपना जीएसटी का हम कलेक्शन करके चले। ऐसा हो सकता है यहां पर आकर, है ना? हो सकता है कि नहीं हो सकता? हाँ सर, बिल्कुल हो सकता है। तो ऐसे जहां पर आपका मन डोल सकता है कि मेरा मन ने डोले, मेरा तन ने डोल, अगर मन डोल सकता है आपका आगे चल के, तो आप उसे सप्लाई तो बना के ले आना, घूंघट उड़ा के तो ले आना, लेकिन यहां से 5 नंबर से अभी बाहर निकाल देना कि अभी तू जा, जरूरत पड़ेगी तो बुला लेंगे, अभी माहौल वो नहीं कि तुझे यहां पे रखे, निकल जा। एग्जम्प्ट कर दिया। एग्जम्पशन देना और आपका सप्लाई से बाहर निकलना, बिल्कुल आप अंतर मैंने बता दिया है कि एक तो वो व्यक्ति जिसके जड़ से बाल खत्म हो चुके हैं, झड़ चुके हैं, वो सप्लाई है, से बाहर निकालना है, और यहां काट दिए हैं तो जब चाहेगी सरकार बाल उगा लेगी, घर की खेती है, क्या दिक्कत है? अगर रोज उस तरह चलाओगे, डेली चलाओगे तो नहीं आएंगे, निकलेंगे, लेकिन रोज कट जाएंगे, रोज साफ रहेगा मामला। लेकिन अगर उस तरह नहीं चलाओगे तो वापस बाल उगकर आ जाएंगे। तो जिन एग्जम्पशंस पे आज तो एग्जम्प्ट है, बट गवर्नमेंट को लगता है कि नियर फ्यूचर में मे बी टैक्सेबल एग्जम्पशन को विड्रॉ करना पड़ सकता है, टैक्सेबल करना पड़ सकता है, तो वैसे वाले मामले के अंदर हम उसे एग्जम्पशन से बाहर निकालते। तो मैंने बताया आपको कि दोनों में अंतर क्या है, 2 नंबर से बाहर जाना और 5 नंबर से बाहर जाना, ऐसे करके, ठीक है। अगर यहां तक बाहर नहीं गया है तो इसका मतलब साफ सा है कि आपके ऊपर अब जीएसटी यहां लगाया ही जाएगा हर हाल में। अब लग तो गया है, लेकिन ये बताइए बेटा कि यहां पर आकर अब अमाउंट क्या होगा उसका, यहां आके हमें अमाउंट बताना होता है, उसे कंप्यूट करना होता है। मतलब ये तो तय हो गया है कि बिल्ली के गले में ये जीएसटी नाम की जो घंटी है ये बंधेगी। लेकिन भाई साहब, इस घंटी होगी कि घंटा होगा, ये तो बता दो। यहां पर आकर जीएसटी का अमाउंट छोटा होगा या बड़ा होगा, अमाउंट के इतना कितना होगा रे, ये यहां पर डिटरमिन अपना किया जाता है, कितना अमाउंट होगा। जब ये कैलकुलेट हो जाएगा कि इतना अमाउंट आपको जीएसटी का भरना है, उसके बाद अगला नंबर आता है कि बेटा ये बता दीजिए अब जीएसटी का पेमेंट गवर्नमेंट को कौन करेगा, कौन करेगा। तो यहां पर आते हैं आपकी एक नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म आता है, जिसके तहत जो करता है सो भरता है। जो सप्लायर आदमी है वो जीएसटी का पेमेंट करके आएगा। लेकिन 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 मेरे भूरा, यहां पर कभी कभी उल्टी गंगा भी बहती है, या कभी कभी रेसिपिएंट को भी जीएसटी का पेमेंट करना पड़ जाता है, ठीक है। और जब रेसिपिएंट को जीएसटी का पेमेंट करना पड़ता है तो वैसे वाले मामले में उसे हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के नाम से बुलाकर चलते हैं। बताऊंगा किन किन परिस्थितियों में रेसिपिएंट को डायरेक्टली गवर्नमेंट को जीएसटी भरना पड़ता है, चर्चा करेंगे उसकी भी हम। एंड उसके बाद फिर आएगा कि ठीक है बेटा, ये पता लग गया ना कितना भरना है, कौन भरेगा, और अगला पॉइंट आएगा कब भरा जाएगा। तो कब की चर्चा आपकी यहां पर की जाएगी, एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम वी आर रिक्वायर्ड टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट। और उसके बाद में फिर आपके यहां पर ये आ जाते हैं कंप्लायंसेस आपको यहां पर आकर पूरे करने होते हैं। तो क्या देखा हमने, सबसे पहले गुड्स लगाने के लिए जीएसटी लगना है कि नहीं लगना, 5 टेस्ट करने पड़ेंगे। गुड्स से सर्विस है, हाँ है, सप्लाई है, हाँ है, इंटर जो भी है टैक्सेबल पर्सन के हाथों से है, हाँ है, एग्जम्पशन तो नहीं है, हाँ नहीं है। अब जीएसटी लगेगा। अमाउंट कितना होगा ये बताइए, कितना लगेगा,
कौन कितना लगेगा और कौन भरेगा और कब भरेगा, ये सारी बातें देखेंगे और हम पाएंगे कि हमारा जो जीएसटी है वो कंप्लीट हो जाता है। इन कंप्लायंसेस के बाद में छोटे मोटे चैप्टर डिमांड रिफंड वगैरह के और आते हैं, उनकी चर्चा भी मालिक हम आपसे करके चलेंगे। इस प्रकार से आपका जीएसटी का सिलेबस ये कंप्लीट करा दिया जाएगा। ऐसे करके प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक राधे? हाँ सर जी। तो आइए मैं आपको वन बाय वन पहले गेट से लिए चलता हूं। इस जिस्ट ऑफ जीएसटी के चार्ट में हम आज का लेक्चर और कल का लेक्चर लगाएंगे। जरूरत पड़ी तो अगले लेक्चर का थोड़ा बहुत हिस्सा आ सकता है, एक आध घंटे का, वरना कोशिश करेंगे कल तक इसको कंप्लीट हम कर लेंगे, अपने अगले लेक्चर तक कंप्लीट कर लेंगे हम। ठीक है, ऐसे करके है। तो पहला पॉइंट यहां पर आता है भैया जी, ये एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं कि गुड्स कहते किसे हैं। तो मैं आपको यहां लिए चलता हूं एक नोटिंग पार्ट के ऊपर। ठीक है, हाँ सर ले चलो नोटिंग पार्ट के ऊपर। तो मूवेबल का सीधा सा मतलब ये होता है कि जो गुड्स, मतलब गुड्स का मतलब एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, बचपन से ये सीखते आए हैं। लेकिन मूवेबल क्या होता है ये हमें देखना है। यहां पर आइए जरा बात करते हैं। तो बात चल रही है गेट नंबर 1 पर आकर। एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। ये मूवेबल क्या होता है? मूवेबल का मतलब होता है विच कैन बी मूव्ड, जो मूव हो सके, विच कैन बी मूव्ड। अब जब ये सवाल आता है विच कैन बी मूव्ड, क्या इतनी सी ही परिभाषा है आपके मूवेबिलिटी की? अगर हां तो मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अगर सिर्फ विच कैन बी मूव्ड ही मूवेबल है तो फिर ये जो आप देख रहे हैं एस्केलेटर्स, ये बताइए जरा, ये आपका मूवेबल है या नहीं? चेक करके बताइए जरा, चढ़ के दिखाएं क्या इसके ऊपर आपको हम? क्योंकि ये जो एस्केलेटर है ये मूव तो करता है, ऊपर से नीचे जाता है, नीचे से ऊपर आता है, तो क्या ये मूवेबल हो गया? इसी तरीके से हमारे पास और भी कई सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे ये है आपका, ये बिल्डिंग की लिफ्ट है, यहां देख रहे हैं आप, है ना, बहुत सारी ऐसे ऊपर जाती है, आती है, जाती है, आती है, जाती है, सुबह से शाम तक ऐसे ढोती रहती है सामान ये। तो क्या ये मूवेबल हो जाती है या नहीं हो पाती है, हमें देखना होगा। तो सिर्फ इतना ही काफी नहीं है विच कैन बी मूव्ड। बिल्डिंग की लिफ्ट घूमती है लेकिन अपनी ही जगह पर, एस्केलेटर घूमता है पर अपनी ही जगह पर, जबकि मूवेबल होने के लिए चाहिए ये होता है विच कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पर वो घूम सकता हो, उसे कहते हैं मूवेबल। ठीक बात? अच्छा जी, तो ये तो बात समझ में आ जाती है। अब एक और बात बताइएगा कि अगर इस बिल्डिंग को हमें यहां से कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करना हो, क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते? सर उसमें सर तोड़फोड़ हो जाएगी और एज इट इज चीज नहीं आएगी। आई थिंक आपका आंसर आएगा नहीं सर, बिल्डिंग चलो टूट फूट हो जाएगी सर, कुछ नहीं जा पाएगा। चलो कोई बात नहीं, ये नहीं, मैं दूसरा एग्जांपल पूछता हूं आपसे, यहां शायद आप ठीक से जवाब ना दे पाए। मेरे पास एक दूसरा क्वेश्चन है और मुझे बताइएगा कि यहां पर आकर जैसे कि इसकी बात करते हैं हम, ये क्या है? ये यहां पर ना एक बहुत बड़ा सा स्टोरेज टैंक है, बहुत बड़ा है ये इंडियन, मैं इसमें काफी बड़ा दिख रहा हूं उसके सामने, लेकिन ये इसके सामने अगर देखोगे तो मैं इतना सा भी दिखाई दूंगा, इतना सा दिखाई दूंगा, इतना बड़ा। अगर रियल में इसके सामने जाकर खड़े हो गए तो पेन के बराबर हम दिखाई देंगे, इतना बड़ा है ये। इट जस्ट लाइक एन ऑडिटोरियम। इंडियन ऑयल का है, जयपुर में है ये। तो अब बताइए हमें कि इसे मूवेबल कहोगे या इमूवेबल? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब ये बनाया गया था तो कैसे बना था। इसके जो पार्ट्स दिख रहे हैं ना आपको, ये पार्ट्स जो दिख रहे हैं, ये प्लेट जो लगी हुई है, ये बिट बाय बिट लगी हुई हैं। ये आए थे
बाहर से और प्लेट्स वगैरह, और इनको साइट पर लाकर बिट बाय बिट कंस्ट्रक्ट यहां पर किया गया है, ठीक है, और तब जाकर ये हमारे सामने बड़ा सा स्टोरेज टैंक बन गया है। सवाल ये है आप लोगों से कि ये आपका मूवेबल है या फिर इमूवेबल है, आपको इस बात का जवाब देना है मेरे बच्चा। सर ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है क्या? हां, कर तो सकता है, लेकिन हमें इसके नट बोल्ट खोलने पड़ेंगे। अगर हम इसके नट बोल्ट खोलते हैं तो उसमें हो जाएगी डिसमेंटलिंग। क्या हो जाएगी रे? डिसमेंटलिंग हो जाएगी। तो फिर क्या उसे मूवेबल कह पाओगे? सीधी सी बात यह है, जो मूव हो सकता हो और वो भी प्यार से, उसे कहते हैं मूवेबल। जबरदस्ती करनी पड़ी तो उसे मूवेबल नहीं कहा जाएगा। प्यार से जो, अरे प्यार से जो मूव हो जाए, अरे दारे प्यार से जो मूव हो जाए उसे कहेंगे मूवेबल। ये मूव तो करा दूंगा ऐसे में, लेकिन जबरदस्ती करनी पड़ेगी यार, जबरदस्ती करनी पड़ेगी यार। नट बोल्ट प्लेट खोल, मैं इसमें कुछ वेस्टेज भी नहीं होने दूंगा। बिल्डिंग में फिर भी वेस्टेज होती है, इसमें वेस्टेज भी नहीं होने दूंगा। सिंपली नट बोल्ट खोलने हैं और ले जाएंगे। बताइए मूवेबल या इमूवेबल? सर यहां डिसमेंटलिंग करनी पड़ेगी, जिन पार्ट्स इसका अंग भंग करना पड़ जाएगा सर, इसे सर हम मूवेबल नहीं कह सकते, ये इमूवेबल होगा। क्योंकि अगली लाइन इसमें आती है ये, which can be moved from one place to another place, और वो भी without any dismantling। विदाउट एनी डिसमेंटलिंग। डिसमेंटलिंग का मतलब होता है अंग भंग, बिना किसी अंग को भंग किए बिना। अंग्रेजी में बोलते हैं डिसमेंटलिंग का मतलब ब्रेकअप ऑफ एन आर्टिकल। क्या रे? ब्रेकअप ऑफ एन आर्टिकल इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स कंपोनेंट्स, इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स कंपोनेंट्स। जिन कंपोनेंट से मिलकर ये बना है उनमें उसको तोड़ देना, ब्रेकअप कर देना, अंग भंग कहा जाता है। अंग भंग नहीं होना चाहिए विदाउट एनी डिसमेंटलिंग। अगर तीनों बातें पूरी होती हैं तो उस कमोडिटी को हम लोग बोल देंगे मूवेबल, अदरवाइज उसे बोला जाएगा इमूवेबल। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। सवाल मेरे पास और भी हैं, आइए जरा मेरे बच्चा। ये हमारा हो गया, ये देख सकते हैं आप यहां पर आकर, ये और आपको दिखाएगा ह्यूज स्टोरेज टैंक है, ये आपको दिख भी रहा होगा। उसके मुकाबले ये आपको और भी बड़ा दिख रहा होगा यहां पर आकर कि भाई साहब बहुत ही बड़ा है। इंसानों को देखोगे तो बहुत छोटे छोटे से इसके सामने दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा जो टैंक है इस पे ठप्पा क्या मारे रे, देख रहे हो? यहां देखिए भाई साहब, ये जो गाड़ियां वाड़ियां भी है ना, ये भी बहुत छोटी छोटी यहां पे नजर आ रही हैं। इतना बड़ा आपका स्टोरेज टैंक यहां पर आकर हो जाता है। तो फाइनल कॉल मुझे दीजिए अपनी यहां पर आकर, इस टैंक को हम क्या बोलें? मूवेबल बोलें कि इमूवेबल बोलें? जवाब दीजिए, जवाब देना पड़ेगा आपको। सर जी इसे कहा जाएगा इमूवेबल। मूव तो कर सकता है लेकिन जबरदस्ती करनी पड़ेगी रे, तोड़फोड़ करनी पड़ेगी रे, इसलिए इसे कहा जाएगा यहां पर आकर इमूवेबल। बातें अभी और भी है मेरे पास में, ये बताइए ये क्या सर जी? मेरे बच्चा ये है आपका यहां पर आकर सेंट्रलाइज्ड एसी, आप देख सकते हैं यहां पर आकर सेंट्रलाइज एसी है ये। अब ये जो सेंट्रलाइज एसी यहां पर देख रहे हैं मेरे बच्चा, उठा के देखो उठाऊं? नहीं, ये जो सेंट्रलाइज एसी है ये मूवेबल है, ये पूरी डक्टिंग वगैरह जो हो रखी है, या फिर ये इमूवेबल है? जवाब दीजिए। सर ये मूव तो कराया जा सकता है लेकिन पूरा नस नस खोलनी पड़ेगी, इसकी अंग भंग पूरे करने पड़ जाएंगे, इसलिए इसको हम मूवेबल नहीं कह सकते, इट इज इमूवेबल। वेरी गुड, ये भी आपका इमूवेबल बन जाता है। अब एक बात और बताइए जरा हमें, कभी आप मूवी देखने के लिए गए हैं कि नहीं गए हैं? हाँ सर गए तो हैं मूवी देखने के लिए। अगर बच्चा मेरे तू मूवी देखने के लिए गया है तो एक बात का जवाब दे दे मुझे यहां पर आकर। तो अब यहां बताइए जरा, यहां पर आकर मैं इस कुर्सी पर बैठ जाता हूं मालिक, और ये पीवीआर की कुर्सी है, ये कुर्सी मूवेबल है कि इमूवेबल है? बताइए जरा। क्योंकि इस कुर्सी को अगर आप यहां से निकालना चाहोगे तो इस ये नट बोल्ट इसमें कसे हुए हैं नीचे, है ना, वैसे तो ये हिलेगी नहीं। इसको मूव कराना है तो नट बोल्ट को खोलना ही पड़ेगा इसकी को, तब ये मूव कर सकती है। सवाल ये उठता है कि नट बोल्ट को खोलने से क्या इनका अंग भंग हो जाएगा? क्या नट बोल्ट जिसके माध्यम से अर्थ के अंदर फिक्स्ड हैं, क्या वो नट बोल्ट इसका पार्ट है? क्या इसका अंग है?
द आंसर इज नो। इसका अंग आर्म रेस्ट है, इसका अंग इसकी लेग है, ये इसकी जो लेग है, ये वाला लेग इसका अंग है, ये सीट इसका अंग है, ये बैक इसका अंग है, लेकिन जो नट बोल्ट से कसा हुआ है वो इसका अंग नहीं है। तो नट बोल्ट को खोलना डिसमेंटलिंग नहीं है, क्योंकि डिसमेंटलिंग का मतलब होता है अंग भंग। ब्रेकअप ऑफ एन आर्टिकल इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स कहलाता है अंग भंग। तो सीधी बात ये क्लियर हो चुकी है भाई साहब, बात क्लियर ये हो चुकी है कि विच कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट एनी डिसमेंटलिंग, विदाउट एनी अंग भंग, उसे कह दिया जाएगा यहां पर आकर गुड्स। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हाँ बोलो, हाँ हाँ सर जी एकदम ठीक है। अब यहां से आगे निकलने के बाद कुछ डाउट्स दिमाग में आ जाते हैं। डाउट्स कुछ ऐसे निकल के आते हैं मेरे बच्चा कि जैसे यहां की बात कर सकते हैं हम आकर कि जैसे यार ये एक गन्ने की फसल यहां पर देख रहे हैं हम, ठीक है, गन्ने की फसल देख रहे हैं। तो गन्ने की फसल क्या होता है कि लोग ना इसे खड़े खड़े भी बेच देते हैं, है ना, और कभी कभी काट कर बेचते हैं। गन्ने को अगर काट के बेचा जाए ना तो दिक्कत नहीं है, लेकिन खड़ी फसल बेच दी जाती है। इस गन्ने के खेत के आसपास हमारे कुछ पेड़ भी हैं, शीशम के पेड़ हैं, पॉपुलर के पेड़ हैं। मैं वही पूछना चाहता हूं कि इसे आप क्या बोलोगे, ये मूवेबल है या फिर इमूवेबल है? जो भी खड़ी फसल है, मन में डाउट आएगा कि सर देखा जाए तो इसको मतलब ऑब्वियस सी बात है, इसको मूव कराने के लिए जड़ से उखाड़ना पड़ेगा या काटना पड़ेगा सर, और जड़ से उखाड़ना हो या काटना हो अंग भंग तो हो गया सर इसमें आके। ऐसे ही पेड़ है सर, हालांकि टेक्नोलॉजी आ गई है कि पेड़ों को शिफ्ट करने के लिए वो एक लाइक मशीन होती है, वो अंदर तक घुस जाती है, फिर उसको ऐसे करके निकाल के ले आती है, बट ठीक है, इट्स ओके, शिफ्ट हो सकता है बिना डिसमेंटलिंग के भी पेड़ भी शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन इतनी बड़ी गन्ने की फसल, पूरी की पूरी फसल को कैसे कर सकते हो? इक्का दुक्का पेड़ बात समझ में आ रही है? इट इज नॉट प्रैक्टिकल केवल कि यार पूरे खेत के खेत को आप शिफ्ट कर दो। फिर भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए क्या होगा इसका, इस गन्ने की फसल को मूवेबल माने कि इमूवेबल? पर ध्यान रखना, मूवेबल अगर आपने नहीं माना, गुड्स आपने नहीं बनाया, तो गन्ने की फसल आज ही जीएसटी के दायरे से बाहर हो जाएगी, वट एवर मे हैपन। क्या कहते हो, क्या बनाए इसको हम, खड़ी फसल को, खड़े पेड़ों को, मूवेबल या इमूवेबल? मामला थोड़ा डाउटफुल है, इसलिए यहां पर आकर जो हमारा लॉ मेकर है उसने एक बात रखी और कहा कि सुनो हमारी बात, कि भाई इसको बाकी सब तो ठीक है, लेकिन हम इसको ना ऐसे करके चलेंगे भाई मेरे, इंक्लूडिंग पोर्शन में इसको यहां पे लाके डाल दिया। इंक्लूडिंग का मतलब होता है ये भी, मैं मेरी पत्नी से अगर कहता हूं कि मैं तुमसे ही प्यार करता हूं, पत्नी खुश हो जाएगी। अगर मैं उसको बोलता हूं कि मैं तुमसे भी प्यार करता हूं, भी, पत्नी गुस्सा हो जाएगी, पता नहीं क्या क्या कहेगी, मुझे खुद नहीं पता कि कौन है वो कलमुही और कौन है, मतलब भी का मतलब है कोई और भी है। तो ऐसे यहां पर बोला जाता है कि ये भी, ये इंक्लूडिंग का मतलब होता है ये भी करके, कि ठीक है भाई जो नॉर्मली आप समझ रहे हो वो तो है ही है, साथ में इनको भी गुड्स बनाया जाएगा। एडिशनल क्लैरिफिकेशन के साथ बोला है, और जब लॉ मेकर ने स्पेशली बोल दिया है तो फिर आपको आगे कुछ ज्यादा बोलने की आवश्यकता है नहीं, इस पे तर्क वितर्क कुतर्क सतर्क करने की आवश्यकता नहीं है। तो ग्रोइंग क्रॉप्स हो गई, घास हो गई, एंड थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड हो गई, ये सब के सब आपके इसी प्रकार से यहां पर कंसिडर किए जाते हैं मेरे बच्चा। आगे बात कर रहे हैं आपके जो साइन बोर्ड होते हैं, उनकी बात करके चल रहे हैं मालिक। तो साइन बोर्ड जो होते हैं आपके, जैसे इंडियन ऑयल का मान लीजिए साइन बोर्ड है ना, तो वो कैसे यहाँ पर काम करते हैं, कैसे बात करी जाती है उनके संबंध में, तो उसकी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। जैसे बहुत सारे आप देखते हैं ना साइन बोर्ड बाजार में लगे हुए देखते हैं कि यहाँ पर पेट्रोल पंप है, यहाँ ये है या वो है, यही देख ली साइन बोर्ड जो लगे हुए हैं आपके, इसकी बात हम कर सकते हैं जी ना। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं इंडियन ऑयल का एक साइनेज है, बैठ जाते हैं यहाँ पे आके, ये मूवेबल है कि इमूवेबल है? ये इतना बड़ा भी नहीं कि मूव नहीं करा सकते, एज सच से मूव करा सकते हैं, लेकिन जमीन में ये सीमेंट कंक्रीट का फाउंडेशन यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसमें सीमेंट कंक्रीट के फाउंडेशन के अंदर ये फिक्स्ड है। 4 नट बोल्ट खोलूंगा, ये ऊपर निकल आएगा, फिर इसे मूव कराया जा सकता है, तो इसका मतलब फाइनली इसे मूवेबल ही कहा जाएगा। प्रेम से बोलेंगे राधे, भले ही जमीन से जुड़ा हुआ है बट फिर भी इसे यहां पर मूवेबल ही कहा जाएगा। तो कोई भी जो चीजें होती हैं जो जमीन से जुड़ी हुई हैं
उनको हम मूव कराने के लिए थोड़ा बहुत खोलना पड़ता है, तो वो खोलना हमारा डिसमेंटलिंग यहां पर नहीं होता है। ये इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स हो गए आपके, ये इतने बड़े भी नहीं है कि ऐसे इन्हें मूव नहीं करा सकते। जमीन के अंदर सीमेंट कंक्रीट का यहां पर एक फाउंडेशन मालिक बनाया गया है, उसके अंदर एक स्टील की प्लेट है, उसके अंदर पोल को फंसाकर 4 नट बोल्ट यहां पर कसकर इसको सिक किया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि इसको अगर मूव कराना हो तो थोड़ा मिट्टी हटाकर 4 नट बोल्ट खोलने हैं, ये बाहर आ जाएगा, तो क्या वो प्रक्रिया डिसमेंटलिंग हो जाएगी? द आंसर इज नो। तो ये जो पोल्स हैं आपके, इनको भी यहां पर कहा जाएगा मूवेबल, ऐसे करके मालिक बोल दिया जाता है, और प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक राधे, आई होप कि मैं आपको अपनी बात कन्वे कर पाया हूं कि ये भी हमारे यहाँ पर कंसिडर किए जाएंगे लाइक इस तरीके से कि ये भी अपने गुड्स हैं, चाहे वो आपका साइनेज हो, साइन बोर्ड, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के पोल हो, एटसेट्रा, ऐसे करके, राइट। ओके, आगे बोलते हैं एक्शनेबल क्लेम करके यहाँ पर आ रहा है। एक्शनेबल क्लेम का मतलब क्या होता है, समझिए हमारी बात को जरा। हम यहाँ लेके चलते हैं आपको। जी जी साहब, ये है अपना, ये सर नोटिंग करना है हमें। हाँ, ये जो अगले आज का लेक्चर और कल का लेक्चर जो होगा ना, मतलब जब तक ये जिस्ट ऑफ जीएसटी का डिस्कशन हो रहा है, इसको ना आप अपने रजिस्टर में नोट कर ले, पतला सा रजिस्टर बना ले। उसकी क्या काम होगा, एक तो शुरू की 2-3 क्लास, ए भाई साहब ध्यान से, शुरू की 2-3 क्लास की जो नोटिंग है ये उसमें करवा के चलूंगा मैं, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको क्वेश्चन आंसर की जो राइटिंग प्रैक्टिस कराऊंगा वो उसमें लिखवा के चलूंगा, बाकी आपको कहीं कुछ और लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बेसिकली तो वो हमारी क्वेश्चन आंसर की राइटिंग प्रैक्टिस के लिए होगा रजिस्टर, बट कुछ बातें शुरुआती दौर चल रहा है, समझाना है थोड़ा, तो मैं चाहता हूं लिख लिख कर आप बातों को समझ के चले। अगला है एक्शनेबल क्लेम। जो मेरे बच्चे ये एक्शनेबल क्लेम होता है ना, इसके बारे में आप क्या कहना पसंद करोगे? कहते कैसे एक्शनेबल क्लेम, हम बता रहे हैं, रुकिए जरा हमारी बात समझने की कोशिश करें आप लोग। एक्शनेबल क्लेम का मतलब मेरे भूरा यहां पर आता है कॉन्टिंजेंट एसेट्स। कॉन्टिंजेंट एसेट्स, और कॉन्टिंजेंट एसेट में आते हैं आपकी कई सारी बातें, जैसे कि इसमें आपका आ जाता है लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग। लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग आ जाता है। इसमें आ जाते हैं आपके अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, अनसिक्योर्ड डेट्स आपके यहां पर ये आ जाते हैं। ठीक है, उधार दे दिया मैंने भैया, पता नहीं लौट के आएगा कि नहीं आएगा, मुझे नहीं पता चल रहा है। पेंडिंग लिटिगेशंस, कोर्ट कचहरी में मुकदमा चल रहा है, भाई साहब पता नहीं क्या होगा, हारेंगे कि जीतेंगे, एटसेट्रा। तो ये आपकी कुछ होती है कॉन्टिंजेंट एसेट्स, मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते हैं। तो इनके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं, हमारी बात समझिएगा जरा। ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, बाबू मेरे, इस पे ना पहले एक ओल्ड टाइम के अंदर टैक्स लगा करता था, पुराने समय के अंदर, नाम था उसका टैक्स ऑन बैटिंग, गैम्बलिंग एंड लॉटरी। टैक्स ऑन बैटिंग, गैम्बलिंग एंड लॉटरी, ये ऐसे करके हुआ करता था। ठीक है, बाकी जो रेस्ट ऑफ द फॉर्म्स थी अनसिक्योर्ड, इसकी एक्शनेबल क्लेम की, इनके ऊपर कोई किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता था, ऐसी बात हो रखी थी। अब ये जो आपका टैक्स ऑन बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी है, ये जीएसटी में सबस्यूम्ड हो चुका है। तो मुझे बताइए, जब पहले गवर्नमेंट को ये खून इनके मुंह लगा हुआ था, पहले आदत थी ये टैक्स खाने की, अब ये टैक्स सबस्यूम्ड हो गया जीएसटी में, तो क्या यहां पर सरकार जीएसटी नहीं चाहेगी? हाँ सर, गवर्नमेंट चाहेगी इस पे जीएसटी लगे, और जो बाकी फॉर्म है उन पर जब ना पहले था और ना आज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें इस पर जीएसटी नहीं चाहिए। तो पहले जिस पर मिलता था आज उस पर लेंगे, जिस पर नहीं मिलता था कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलेगा। प्रॉब्लम क्या थी कि जो एक्शनेबल क्लेम था 2013 में सिक्किम हाई कोर्ट ने बोला था कि भाई साहब ये जो एक्शनेबल क्लेम्स होता है, कॉन्टिंजेंट एसेट्स होती हैं, प्रैक्टिकली ना तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स है और ना ही ये कोई सर्विस है, ये कुछ भी नहीं है भाई साहब, ये मिट्टी में नहीं है, कुछ नहीं है। अगर ये गुड्स और सर्विस नहीं है तो फिर इसके ऊपर कोई किसी प्रकार के टैक्स की बात हो ही नहीं सकती है। डिस्प्यूट में था पहले मामला ये।
उसके बाद शायद आप जानते होंगे जीएसटी आपका 3 स्टेज में आया है चल के। सबसे पहले यहां पर होता था आपका मॉडल जीएसटी लॉ बनाया गया था, उसके बाद में फिर आया था रिवाइज्ड मॉडल जीएसटी लॉ, और अब जो आप पढ़ रहे हैं दिस इज योर फाइनल जीएसटी लॉ, ऐसे करके मेरे बच्चा ये बोला जाता था। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब पहला मॉडल जीएसटी लॉ आया था उसमें एक्शनेबल क्लेम को बोला था ये कुछ भी नहीं है, नीदर गुड्स नॉट सर्विसेज। रिवाइज्ड मॉडल जीएसटी लॉ में बोला इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, और फाइनल मॉडल जीएसटी लॉ के अंदर बोल रहे हैं इट इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स। इसे यहां पर ऐसे बोल दिया गया है। हालांकि गुड्स बोलो या सर्विस बोलो फर्क तो कुछ भी नहीं पड़ रहा। गुड्स बोलोगे तब भी आधा आधा रेवेन्यू बटेगा, सर्विस बोलोगे तब भी आधा आधा बटेगा, कोई फर्क किसी प्रकार का पड़ने वाला यहां पर नहीं है मेरे बच्चा। तो उन्होंने कोई बात नहीं, इन्होंने इसको बोल दिया यहां पर आकर कि ठीक है भाई, ये हम इसको यहां पे ना एक्शन क्लेम को ना भाई हम यहां पे ना भाई साहब गुड्स बुला के चलते हैं। तो यहां लिख दिया सबसे ऊपर आकर कि इट इज अ गुड्स, एक्शनेबल क्लेम एक गुड्स है। गुड्स तो बोल दिया मेरे पूरा, लेकिन आगे चल के इन्हें एक बात करनी पड़ी कि ठीक है भाई गुड्स तो है, लेकिन इस केस में जहां पर जीएसटी चाहिए क्या इस घटना को सप्लाई बनाए कि ना बनाए। देखिए जीएसटी चाहिए तो सप्लाई बनाना पड़ेगा, लेकिन जहां पर हमें जीएसटी नहीं चाहिए, गुड्स तो बन गया है, गेट नंबर 1 से तो बाहर गया नहीं है, तो जहां पर जीएसटी नहीं चाहिए उस घटना पर आकर, उस केस में आकर हम इसे सप्लाई नहीं बनाएंगे। मोटी बात यह है कि पुरानी पोजीशन को रिस्टोर करना था। मैं लॉ एनालाइज नहीं करवा रहा, आपको ड्राफ्ट करा रहा हूं। जो पहले होता था हमें अभी भी वैसा का वैसा ही चाहिए, जहां पर टैक्स आता था वहां चाहिए, जहां नहीं आता था वहां नहीं चाहिए, क्योंकि मामला डिस्प्यूट में था पहले भी ये। तो गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है इट्स ए गुड्स, लेकिन आगे चलकर फिल्टर लगा दिए गेट नंबर 2 पर जाकर कि बैटिंग गैम्बलिंग लॉटरी जहां पर पहले टैक्स आता था वो तो आपका सप्लाई बनेगा, लेकिन बाकी फॉर्म ऑफ एक्शनेबल क्लेम आपके सप्लाई नहीं बनाए जाएंगे, ऐसे करके बोल दिया जाता है। तो जरा लिंक कीजिए बातों को आप। यहां पर तो आकर ये कह रहे हैं कि एक्शनेबल क्लेम अपना गुड्स होगा, लेकिन जब हम दूसरे पार्ट पर सप्लाई पर आते हैं जहां जड़ से उखाड़ने जैसी बातें की जा रही हैं, वहां पर आकर क्या बोलते हैं भला, ये वहां पर आकर कहते हैं, ये वाला पॉइंट देखेंगे, एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग। लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग को छोड़कर रेस्ट ऑफ द फॉर्म्स ऑफ एक्शनेबल क्लेम जो हैं उनको सप्लाई नहीं बनाया जाएगा, एंड कॉन्सिक्वेंटली उन पर हम टैक्स की बात भी नहीं कर सकते हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक राधे? हाँ सर जी एकदम ठीक है। अब अगला पॉइंट आता है आपका यहां, ये गुड्स का हो गया, एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी व्हिच कैन बी मूव्ड एज सच वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट एनी डिसमेंटलिंग, बिना अंग भंग किए। ग्रोइंग क्रॉप्स वगैरह, साइनेज वगैरह सब आपके मूवेबल हैं, एंड एक्शनेबल क्लेम भी आपका यहां पर गुड्स कंसिडर किया जा रहा है। अब बात करते हैं सर्विस की। लॉ मेकर ने पूरे के पूरे ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को 2 भागों में बांट दिया है। तो कह रहा है सबसे पहले चेक करो ये गुड्स है या नहीं है। गुड्स है तो बहुत अच्छी बात है, पर भाई साहब गुड्स नहीं है, जो गुड्स नहीं है वो सब आपका सर्विस यहां पर बना दिया जाएगा, ऐसे करके बोल रहे हैं। क्या बात है भाई साहब, या तो कोई चीज इस दुनिया में गुड्स बनेगी और जो गुड्स ना बन पाई उसको सर्विस बनना ही पड़ेगा। कुछ ऐसी ही बात यहां पे कर रहे हैं। एनीथिंग अदर देन गुड्स भाई साहब, इधर एनीथिंग, कुछ भी, अरे कुछ भी जो गुड्स नहीं है वो सब का सब आपका यहां पर बना दिया जाता है एक प्रकार से सर्विस मेरे बच्चा। अब सर्विस आपकी एक्टिव मोड की भी हो सकती है और सर्विस आपकी यहां पैसिव मोड की भी हो सकती है। एक्टिव मोड मतलब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, प्रैक्टिसिंग सीए अपना प्रैक्टिस कर रहा है, स्कूल में टीचर पढ़ा रहा है, और लॉयर अपना वकालत कर रहा है, दे आर डूइंग समथिंग एक्टिवली, तो ये इनकी एक्टिव सर्विस कही जाती है। पैसिव सर्विस क्या होती है, यानी कुछ करो तो वो करना तो है ही है, कुछ ना करो तो वो भी यहां पर करना ही होता है। अब यहां पर आकर हम इस बात को कैसे डिस्कस करके चलेंगे। प्रदीप जी यहां आइए, आप जरा, आप आइए जरा, हाँ 1 मिनट आइए जरा, ठीक है। यहां पर आकर जो हमारे प्रदीप जी हैं ये स्टेज पर आए हैं, और मैं देख रहा हूं कि ये मेरे स्टूडियो में यहां पर बैठे हुए अपना कुछ काम कर रहे हैं, लगातार मेरी बातों को सुन रहे हैं। उन्होंने पूरा का पूरा मेरा कस्टम विजन ऑफ जीएसटी सुन रहे हैं, और ये बहुत ही तेज दिमाग है भाई साहब इनका, बातों को यूं पकड़ते ऐसे करके। मैंने उनसे पूछा आप क्या करने वाले हो, कह रहे आगे मैं आईडीटी पढ़ाने वाला हूं, जीएसटी मेरा इंटरेस्ट को ज्यादा ही आ रहा है आजकल। मैं कहा अच्छा जी, मैं डर गया, मैं लगा भाई साहब मैं तो अपने ही ऑफिस में बैठ के यहां पर अपना कॉम्पिटिटर तैयार कर रहा हूं, मैं डर गया।
और मुझे पता है इनकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं, ये टीचिंग में बहुत माहिर हैं। तो मैंने कहा भाई साहब आप मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करो। कह रहे कैसा कॉन्ट्रैक्ट? कागज का टुकड़ा है यहाँ पर? हाँ है ना, कागज का टुकड़ा हो गया यहाँ पर, चलो डिजिटली काम कर, है ना, कागज का टुकड़ा लेके आइए। तो यहां पर आकर हमने एक कॉन्ट्रैक्ट यहां पर ड्राफ्टिंग करी जाएगी, और कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट ये ना मेरे पास, ये ना, ये मिल गया ना, हाँ यहां पर कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट कर रहे हैं, और मैं आपके भी यहां पर लिख रहा हूं। आपका पूरा नाम क्या है सरनेम के साथ में? प्रदीप, अच्छा जो भी है, ये क्या बोला? गायकवाड़। गायकवाड़, अच्छा प्रदीप प्रदीप गायकवाड़ जी, नाम भी भाई साहब बहुत ही दमदार सा लग रहा है इनका, प्रदीप गायकवाड़, यस द आईडीटी टीचर है, द बेस्ट फैकल्टी इन इंडिया, ऐसे करके है। तो मैं प्रदीप गायकवाड़, मैं ये शपथ लेता हूं कि मैं हिंदुस्तान में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, हिंदुस्तान के अंदर या हिंदुस्तान के बाहर, खुद इंडिविजुअली या किसी कंपनी के रूप में, किसी भी तरीके से जीएसटी, आईडीटी या और भी कोई बदला हुआ नाम, ओल्ड सिलेबस या न्यू सिलेबस, किसी भी तरीके से मैं नहीं पढ़ाऊंगा। आप इस पे साइन कीजिए और मुझे कमिटमेंट दीजिए कि आप भविष्य में कहीं पर भी जीएसटी नहीं पढ़ाएंगे। साइन करो। हंस रहे हैं ये, इनकी हंसी का मतलब समझ रहे हैं आप? कह रहे हैं भाई साहब ऐसे सूखे सूखे साइन कैसे कर दूं? पैसे चाहिए, पैसे। कितने पैसे लोगे बताइए? आप आईडीटी नहीं पढ़ाने, अब जीवन भर मैं आप पे प्रतिबंध लगा रहा हूं कि आप आईडीटी नहीं पढ़ा सकते। कितने पैसे लेंगे आप? मैं मेरी दुकान बंद नहीं करवा सकता। कितने पैसे लेंगे बताइए आप? आजीवन प्रतिबंध है आपके ऊपर। बोले जो भी रकम बोलनी है आपको, खोलिए मुंह, बताइए। कुछ नहीं जो देंगे जो देगा ठीक है, जो देंगे नहीं, बताइए। आपको बताना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, कल कोई दिक्कत ना हो जाए, बताइए। मैं आपको आजीवन प्रतिबंध लगा रहा हूं। मैं 50-100 करोड़। चलो 1 करोड़ दे दो। 1 करोड़ दे दो। गुड गुड गुड, ठीक है, लीजिए, बिल्कुल हाथ साइन करो। मैं 1 करोड़ आपको दे रहा हूं। 1 करोड़ टोकन मनी आप लीजिए, अभी के अभी मैं हाथ के हाथ आपको दे रहा हूं। यहां पर आकर हम 1 लाख आपको अभी दे रहे हैं, और बाकी 99 लाख का चेक आपको मिल जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो पैसा मैंने इनको दिया है, दिस मनी इज लायबल टू जीएसटी और नॉट? आएगा कि नहीं आएगा? आप बताइए, आएगा नहीं आएगा? क्या यहां पर, अच्छा सप्लायर कौन है, रेसिपिएंट कौन है? जो पैसा देता है वो रेसिपिएंट होता है, सप्लायर ये हैं। इन्होंने मुझे क्या सप्लाई किया है? इन्होंने कुछ किया है कि नहीं किया? इन्होंने कुछ ना करके कुछ किया है। अरे समझिए बात को, इन्होंने कुछ ना करना ही इनका करना है। कैसे भला? इन्होंने जो कर रहे हैं, कमिटमेंट दिया कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा। इट इज अ नेगेटिव एक्ट, और नेगेटिव एक्ट ही इनका यहां पर आकर नेगेटिव सप्लाई में कन्वर्ट होता है। एंड दिस मनी इज लायबल टू जीएसटी एज ए सर्विस विच इज कॉल्ड एज ए नेगेटिव सर्विस। थैंक यू सो मच। आप बैठिए, पैसे ले जाइए अपने आप। ठीक है, मैं रख देता हूं यहां पे, आपके सुरक्षित पैसे रखे हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे करके होता है, और भी ऐसे बहुत सारी चीजें बन जाती है। ये तो था आपका नॉन कॉम्पिटेंस का एक एग्जांपल मैंने यहां पर आपके लिए लिया है। कई बार ऐसा देखने में आता है, एक बार की मैं आपको बात बताऊं कि मेरे पास में जिस ग्रुप हाउसिंग में मैं रहता हूं, जहां पर मेरी सोसाइटी है ना, तो लो राइज है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं है। अब मेरी सोसाइटी के थोड़ा सा हटके एक बहुत बड़ी इमारत बन रही है, बिल्डिंग बन रही, ग्रुप हाउसिंग 40-50 मंजिला है, शायद वो 50 मंजिला है वो। भाई साहब मुझे पता लगा, भाई साहब ये तो मेरी सारी सोसाइटी के हवा, पानी, धूप सब रुक जाएगा, मेरा तो दिक्कत हो जाएगी मुझे बहुत ज्यादा होके। मैंने बिल्डर से बात करी कि भाई साहब देखिए, हमारी कॉलोनी छोटी सी कॉलोनी, आपकी बड़ी बिल्डिंग है, साहब रहम करो हमारे ऊपर, इसे मत बनाओ इतनी ऊंची। कह रहे साहब मैं लीगली बिल्कुल ओके हूं, मैंने अथॉरिटी से इसको अप्रूव कराया है, लीगली मैं कोई दिक्कत नहीं, मैं क्यों कम करूं? हमने कहा साहब कम कर लो प्लीज, हम आपको इसके लिए कॉम्पनसेट करेंगे। आप जितने मंजिल कम बनाएंगे ना, उतना पैसा आपको हम कॉम्पनसेट करके देंगे, जो भी आपको कम बनाने से नुकसान होगा। हमने कहा ठीक है। उसने मांगे हमसे 50 करोड़ रुपए। हमने कहा डन, दिए। हम पूरी कॉलोनी इकट्ठे करके 50 करोड़ उसको दे दिए, और उसके बदले अब वो क्या कमिटमेंट दे रहा है कि मैं अपनी बिल्डिंग को 30 मंजिल से ऊपर नहीं बनाऊंगा। तो ये एक प्रकार की नेगेटिव एक्टिविटी है, और इसके बदले जो हमने कंसिडरेशन दिया है, इट इज लायबल टू जीएसटी है मेरे बच्चा। ढेरों एग्जांपल हो सकते हैं भाई साहब, ढेरों एग्जांपल। एक स्कूल है, स्कूल के बराबर में एक फैक्ट्री है, बच्चे पढ़ रहे होते, और 9-10 बजे का जो पीक टाइम चल रहा होता है, फैक्ट्री में होता है धाड़ 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 धाड़, बड़ी बड़ी आवाज आती है फैक्ट्री में से। अब बच्चे कैसे पढ़े भाई साहब? मैं कह रहा हूं, मेरा यहां पर स्टूडियो में क्लास ले रहा हूं, बराबर में छोटी सी ड्रिल मशीन चल जाए ना, क्लास नहीं हो सकती भाई साहब, डिस्टर्बेंस आ जाएगी।
वो तो बड़ी फैक्ट्री चल रही है। तो स्कूल वाले ने फैक्ट्री वाले से कहा कि भाई साहब ऐसा करो, आप ना 9 बजे से लेकर 1 बजे तक ये 3-4 घंटे ना अपने हैवी काम मत किया करो प्लीज, हमारी डिस्टर्बेंस होता है। फैक्ट्री वाला बोलता भाई साहब ऑथोराइज जगह पे बैठा हुआ हूं, लीगली परमिट हूं, क्यों ना करूं मैं मेरा काम, तुम तो अपना काम करोगे, मैं मेरा काम रोक के बैठ जाऊं, ऐसे कैसे? कि साहब इस वजह से आपको जो नुकसान होगा उस नुकसान की भरपाई स्कूल करने को तैयार है, लेकिन इससे हमारा स्कूल बंद हो जाएगा, प्लीज ये आप मत करो। तो कहा ठीक है मैं आपसे 10 लाख रुपए महीने लूंगा। अब स्कूल दे रहा है उनको 10 लाख रुपए महीने, किस वजह से दे रहा है? क्या फैक्ट्री वाला कुछ करके दे रहा है? नहीं, कुछ नहीं कर रहा है। वो 9 बजे से लेकर 1 बजे तक काम नहीं करेगा, हैवी वर्क नहीं करेगा जिससे नॉइज निकल के आए, वो काम नहीं करेगा। इट इज ए नेगेटिव एक्टिविटी एंड लायबल टू जीएसटी एज ए सर्विस। आई होप बात कन्वे हो गई होगी। यस सर। तो कहते एन एक्टिविटी ईदर एक्टिव और पैसिव मोड में, डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, ये आपकी नेगेटिव एक्टिविटीज हैं। इनको यहां पर ऐसे करके कंसिडर किया जाता है मालिक कि भाई ये आपके सर्विस यहां पर कंसिडर करी जाती हैं। आगे आते हैं आपके 2 पॉइंट, मनी और सिक्योरिटी। ये ना तो आपके गुड्स होते हैं और ना ही आपके ये सर्विस होते हैं। तो यहां बोल देते हैं ना तो गुड, तो इस पर क्या जीएसटी आएगा? ना इस पे जीएसटी आएगा मेरे बच्चा। सिक्योरिटीज पे जीएसटी आएगा? ये नहीं आएगा सर, बिल्कुल नहीं आएगा। यहीं से खत्म, यहीं से आउट करा दिए जाएंगे। सिक्योरिटीज पे शायद आप जानते हो, और खास तौर पे जो वो जो ब्रोकिंग एप्स आते हैं ना, जीरोधा वगैरह, उन पे कुछ बच्चे डील करते हैं, मतलब खरीद फरोख्त करते रहते हैं अपना शेयर परचेज की। तो वहां पर उनको पता होगा कि सिक्योरिटीज के ऊपर ना एक सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कटता है, एसटीटी कटता है। तो चूंकि इनके ऊपर ऑलरेडी एक टैक्स लग चुका है तो इस पर जीएसटी नहीं लगाया जाता है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने शेयर्स, डिबेंचर वगैरह वगैरह को इन जीएसटी से बाहर रखा। ना सोचो नहीं, वरना ये हो पाता क्या? सपोज करो जो जीरोधा वगैरह से, ब्रोकिंग ऐप से आप ये काम छोटा मोटा कर रहे हो, अगर हर ट्रांजैक्शन पे 18% जीएसटी लगना शुरू हो जाए, मैं कह रहा हूं 5% जीएसटी लगना शुरू हो जाए, तो क्या पॉसिबल हो पाएगा आपके लिए? द आंसर इज नो, नॉट एट ऑल। इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि इसमें जीएसटी का क्या आप ट्रांजैक्शंस को रन करा पाओ। बहुत ही छोटी सी परसेंटेज से आपको एक एसटीटी का पेमेंट करते हो, बाकी जीएसटी की दुनिया से बाहर है। सर मनी जीएसटी की दुनिया से क्यों बाहर है? मेरे बच्चा, मनी बाहर है, इसका रीजन मैं आपको आगे दे दूंगा चलकर, वरी नॉट। होपफुली इसी क्लास के अंत तक मैं आपको दे दूंगा कि मनी पर जीएसटी क्यों नहीं लगाया गया है। लेकिन एक सवाल यहां पर उठता है, क्या भला? कि देखिए साहब, यहां पर ऐसा भी देखने में आता है कभी कभी कि यहां पर इन्होंने कहा कि भाई साहब बात ऐसी है, कैसी है रे, कि ये है एक ब्रोकर, और यहां पर ये है एक सिक्योरिटीज का सेलर, और यहां है सिक्योरिटीज का आपका बायर। ठीक बोले जी? यस सर। तो यहां से ट्रांजैक्शन होगी, लेकिन इन दोनों व्यक्ति को मिलाने का काम किया इस ब्रोकर ने। तो ब्रोकर अपनी एक फीस लेता है, जीरोधा भी अपनी एक फीस लेता है। उस जीरोधा की फीस पर जीएसटी आएगा। जो आपने शेयर्स खरीदे बेचे हैं उस पर एसटीटी लग गया, उस पर जीएसटी नहीं आया। लेकिन जो जीरोधा की फीस बनी, शायद 20 रुपए पर ट्रांजैक्शन फीस वो लेते हैं, उन 20 रुपए के ऊपर जीएसटी आएगा नहीं आएगा? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? यस सर, उस पर पक्का पक्का जीएसटी लगवा दिया जाता है, उसकी फीस के ऊपर लगेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मनी और सिक्योरिटी ये आपके ना तो गुड्स हैं ना सर्विस हैं, बट एक्टिविटीज इन रिलेशन टू सिक्योरिटी। इधर सीधे कमर सीधी, भाई साहब सीधे बैठो, लेट कर जाते हो यार आप, है जरा मैं खड़ा हूं यहां पे, देख सकते हैं आप मुझे, मैं बैठा नहीं हूं। ऐसा नहीं कि यहां तक दिखा रहा हूं चुपचाप स्टूल पे बैठा हूं, बिल्कुल नहीं, मैं घूमता रहता हूं ताकि मेरा बच्चा अलर्ट बैठा रहे। यहां जो फीस बन रही है मेरे भूरा, तो इसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा। तो एक्टिविटीज इन रिलेशन टू जो सिक्योरिटीज होती है ना भाई मेरे, उस पर भी अपना यहां पर जीएसटी लगा दिया जाएगा एज सर्विस ट्रीट करते हुए। और दूसरा एग्जांपल देखिए, यहां पर आपका बैंक होता है। हाँ सर जी होता है। हम बैंक के पास जाते हैं और यहां इनको दिया हमने जाकर एक चेक दिया, और चेक के बदले फिर हमें ये डिमांड ड्राफ्ट यहां पर डीडी बनाकर दे देते हैं। तो अगर मुझे 10,000 का डीडी बनवाना है तो मुझे बताइए आप प्रसाद, बताइए आप, मुझे 10,000 का डीडी बनवाना है तो मुझसे बैंक कितने पैसे लेगा टोटल? क्या 10,000 या ज्यादा? 10,000 का डीडी बना के देगा बैंक मुझे, तो मुझसे चेक कितने का लेगा? 10,000 का या 10,100 का? 10,100 का, क्योंकि उसके मेकिंग चार्ज भी होते हैं।
कुछ चार्ज होते हैं, तो यहां से लेगा वो 10,000, तो भाई जितने का आपको चाहिए वो, और साथ में इनके अपने हो गए मेकिंग चार्जेस, तो इतना पैसा लेगा। मैंने माना कि 10,000 मनी है, 10,000 मनी है, चेक भी मनी है, डीडी भी मनी है, इस पे तो नहीं आएगा। लेकिन मेरे कबूतर मुझे ये बता, ये जो डिमांड ड्राफ्ट मेकिंग चार्जेस थे, इनके ऊपर जीएसटी आ जाएगा कि नहीं आएगा? यस सर, इनके ऊपर जीएसटी पक्का पक्का लगा दिया जाएगा। तो ये मैं कहना क्या चाहता हूं, एक्टिविटीज इन रिलेशन टू मनी और सिक्योरिटी जो होगा उस पर आपका जीएसटी लगा दिया जाएगा एज सर्विस। चल क्या रहा है रे भाई साहब, चल क्या रहा है? ये चल रहा है हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर उड़ाया जा रहा है, हेलीकॉप्टर उड़ उड़ जा रहा है, उड़ाया जा रहा है। ये आज भी उड़ेगा, कल भी उड़ेगा, ऐसे उड़ेगा। ठीक साहब, तो आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो नीचे लिखा है ट्रांजैक्शन इन मनी एंड सिक्योरिटीज, ये इधर देखिए, ट्रांजैक्शन इन मनी एंड सिक्योरिटीज विद कंसीडरेशन। यहां कंसीडरेशन क्या था? कंसीडरेशन में आया था आपका यहां पर ब्रोकरेज, या फिर जो बैंक कमीशन हम देख रहे थे वो यहां आया था। तो जो मेरा बैंक कमीशन बनता है या ब्रोकरेज है, उसको मैं सर्विस बोलकर जीएसटी के दायरे में लेके आ रहा हूं। लेकिन एक बात बताइए, अगर ऐसा हो गया कि विदाउट कंसीडरेशन, मतलब जो आपकी ये ब्रोकरेज है या फिर जो बैंक का कमीशन है मेरे बच्चा, अगर ये आपका जीरो है तो क्या जीएसटी आएगा? लगाओ जीरो पर जीएसटी, नहीं आ सकता सर। तो ये जो ट्रांजैक्शन आपकी है, जो कमीशन बना एक्चुअल में, उस कमीशन की हम बात करके चल रहे हैं। अगर वैसा कुछ है तो उस पर जीएसटी लगवा दिया जाएगा। तो ये थे आपके गुड्स और सर्विस एंड नथिंग। तो 3 पॉइंट आपके गुड्स में है, विच कैन बी मूव्ड एज सच, मैंने कि मूवेबल, ग्रोइंग क्रॉप्स वगैरह, और तीसरा अपना एक्शनेबल क्लेम। दूसरा सर्विस में एक्टिव सर्विस, पैसिव सर्विस, और मनी सिक्योरिटी सर्विस नहीं है, बट एक्टिविटीज इन रिलेशन टू मनी एंड सिक्योरिटी विल बी कॉल्ड एज ए सर्विस, ऐसे यहां पर बोल दिया जाता है। अगला पॉइंट आता है मेरे कबूतर, यहां पर आपका गेट नंबर 2 पर आकर हम बात करते हैं। क्या कहता है सर यहां पे आके? ये कहता है कि सप्लाई बना देंगे। क्या कह रहा है? सप्लाई बना देंगे। सप्लाई पार्ट 1, मीनिंग ऑफ सप्लाई। ये 4 हिस्से मैंने अभी आपसे डिस्कस किए थे पहले पार्ट में, ये देख रहे हैं। अच्छा, पहले पार्ट में भी ना 2 हिस्से हैं कबूतर, मेरे ध्यान से देखना। पहले पार्ट में 2 हिस्से हैं, और इन 2 हिस्सों में ये वाला देखिए, यहां पर ये, और उसके बाद में फिर ये है। इसमें 3 पार्ट हैं, और इन तीनों पार्टों में पता है क्या खास बात है? ये सब जो हो रहा है वो विद कंसीडरेशन हो रहा है। यहां पर जो भी हो रहा है वो विद कंसीडरेशन हो रहा है। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई, और राइट हैंड साइड में जो भी हो रहा है ये इधर साइड में आपका विदाउट कंसीडरेशन करवाया जा रहा है। इस बात का ध्यान रखिएगा। लेफ्ट साइड में जो भी हो रहा है विद कंसीडरेशन, राइट में जो भी हो रहा है विदाउट कंसीडरेशन है। पहला पॉइंट क्या आता है? बोलता है ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस सच एज वर्डिंग से क्या पता लग रहा है कि यहां पर जो भी आपको ये लिस्ट दी हुई है कि ये एक्टिविटीज आपकी होनी चाहिए, ये एक्टिविटीज एक एग्जॉस्टिव लिस्ट है या इलस्ट्रेटिव है? सर ये जो लिस्ट यहां पर दी गई है ये इलस्ट्रेटिव है, क्योंकि वर्डिंग्स इस्तेमाल की गई है सच एज। तो मैं काम करना चाहता हूं, मैं अपने हिसाब से अपनी तरफ से यहां पर एंड पॉइंट ईटीसी लिख दूं, एटसेट्रा। हाँ लिख दीजिए, क्योंकि इलस्ट्रेटिव लिस्ट है। एक्टिविटी क्या होनी चाहिए? सेल हो, एक्सचेंज हो, ट्रांसफर हो, बार्टर हो, लीज हो, लाइसेंसिंग हो, एस्टेसी हो, कुछ भी हो भाई साहब, सबका सब इन्होंने यहां पर आकर बोल दिया है सप्लाई। लेकिन ठहरो जरा, ठहरो, एक बात और है, मेड और टू बी मेड इन द कोर्स और फर्दरहेंस ऑफ द बिजनेस फॉर ए कंसीडरेशन। ये मेड और टू बी मेड इन द कोर्स और फर्दरहेंस ऑफ द बिजनेस, बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, और कंसीडरेशन भी साथ में होना चाहिए। तो ये कंसीडरेशन ये आ गया, और बिजनेस आपका ये आ गया। बिजनेस हो, कंसीडरेशन हो, इन द कोर्स और फर्दरहेंस। फर्दरहेंस का मतलब होता है कनेक्टेड। ये आपका ये होता है कनेक्टेड। क्या रे? कनेक्टेड वर्ड यहां पर मालिक रखवाया जाता है, कनेक्टेड। ओके, मेड और टू बी मेड इन द कोर्स और फर्दरहेंस ऑफ द बिजनेस फॉर ए कंसीडरेशन। बिजनेस के दौरान हो या बिजनेस कनेक्टेड हो, चलेगा रे, चलेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या इसे एबीसी टेस्ट बुला दूं क्या? अरे इधर, अरे कबूतर इधर, क्या मैं इसे एबीसी टेस्ट बुला दूं क्या? हाँ, एक्टिविटी हो, बिजनेस हो, कंसीडरेशन हो, बस एबीसी पूरा हो गया, सप्लाई बन जाएगा। नहीं तो ये सप्लाई नहीं बनाया जाएगा। और प्रेम से बोलेंगे राधे राधे।
ठीक है राधे? हाँ सर एकदम ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात कह दी आपने। यहाँ तो हाँ वही तो। अब थोड़ा बात कर लें इस पर रुक के। हाँ कर लीजिए। सेल, एक्सचेंज, ट्रांसफर, बार्टर, इन पे बात करते हैं। चलो पहले बात करते हैं सिंपल सी। यहाँ आइए और ये आ गया है मेरा यहाँ पर पार्ट नंबर 2 करके मेरे बच्चा। और पार्ट नंबर 2 में हम देख रहे हैं पहला डिस्कशन। पार्ट 2 मतलब सप्लाई वाला, पार्ट नहीं, गेट 2। हम देख रहे हैं गेट नंबर 2 करके, ठीक है। और ये है अपना यहाँ पर मीनिंग ऑफ सप्लाई। क्या रे? मीनिंग ऑफ सप्लाई यहां पर बोल दिया जा रहा है ऐसे करके। और मीनिंग ऑफ सप्लाई में पहले हम लेफ्ट हैंड साइड वाली पोजीशन में आ रहे हैं जहां पर विद कंसीडरेशन बात करी जा रही है। तो विद कंसीडरेशन वाले में सबसे पहले इन्होंने बोला है कि भैया आपका ABC टेस्ट पूरा होना चाहिए। तो A का मतलब एक्टिविटी, B का मतलब बिजनेस, C का मतलब कंसीडरेशन की बात कर रहे हैं। तो यहां पर मेरे पास एक केस निकल कर आ रहा है, आप जरा उसमें अपना मन की बात कहिएगा। मन की बात लैपटॉप के सामने कैसे करके भला सुनिए। भाई मेरे ये सप्लायर है, ये आपका यहाँ रेसिपिएंट है। ओके, ये था दरअसल आपका यहाँ प्राइम होंडा, ये प्राइम होंडा है। और प्राइम होंडा ने इसको अपनी कार बेच दी है। देखा मेरा कमाल, कितनी शानदार कार बनाई है जरा सी देर में मैंने। जारी कार टन टन जा रही है। और यहां से इसके बदले इनको मिलता है रुपया 20 लाख, 20 लाख और 20 लाख। एक बच्चा मुझे शेर सुना रहा था, कह रहा था सर जी एक बात बताऊं। हमने कहा बता। कि हमने उनको देखा एंगल बदल बदल के, उसने हमें पीटा सैंडल बदल बदल के। मैं कहा तो इसी लायक है, इसी लायक है तू। तो हम एंगल का खेल होता है सारा जीवन में। एंगल का, आपका एंगल कह लो या एटीट्यूड कह लो, आप उस परिस्थिति में उस समस्या का, ट्रांजैक्शन का किस एंगल से देख पा रहे हैं। दैट्स इट। यहां से देखते हैं एंगल हमारा इधर से है, एंगल इधर से, एंगल इधर से है, ठीक है जी। ओके, एंगल इधर से है। तो इधर से एंगल जब बनता है मेरे कबूतर, तो सप्लायर तो आपका ये प्राइम होंडा है। रेसिपिएंट कौन आपका? नाम रख दूं इसका, मिस्टर कौन? हम अपना नाम रख देते हैं, क्या दिक्कत है? यहां रख देते हैं, अपना नाम रख दिया। ये था हरियाणा में सप्लायर, और ये कहाँ है? दिल्ली में, ऐसे करके, ठीक है। सप्लायर हो गया आपका ये प्राइम होंडा, रेसिपिएंट हो जाता है यहां पर आपका ये मिस्टर राज, ऐसे करके, ठीक है। हाँ ठीक है। और ओके, यहां जो बात हो रही है वो कार की बात करी जा रही है। और आप हमें बताइए कि ये जो कार है, कार है हाहाकार है, ये कार एक गुड्स है? हाँ गुड्स है। क्या ये सप्लाई बनेगी या नहीं बनेगी? सर ABC टेस्ट करते। एक्टिविटी है? हाँ है। सेल, इसका बिजनेस था? हाँ है। कंसिडरेशन है? हाँ है। सप्लाई बन जाएगी। इंट्रा है या इंटर है? क्योंकि दोनों के बीच में बॉर्डर आ रहा है, इंटर स्टेट है, यानी IGST की बात करके चलेंगे। यहाँ पर टैक्सेबल पर्सन कौन है? प्राइम होंडा इज द टैक्सेबल पर्सन। एंड उसके बाद में फिर हम बात करते हैं क्या कोई एग्जम्पशन है इसके ऊपर? नहीं, कोई किसी प्रकार की एग्जम्पशन यहाँ पर नहीं है। मतलब इसके ऊपर फाइनली आपका GST लगाया जाएगा ही जाएगा। ऐसे करके मेरे भूरा यहाँ पर बात बोल दी जाती है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। लग जाएगा मेरे कबूतर, GST लग जाएगा इसके ऊपर, आकर लगेगा GST। कैसे कैसे? जो 20 लाख है उसके ऊपर 28% कारों पर है। हालांकि आपको रेट याद रखने की आवश्यकता नहीं है, 5,60,000 रुपये यहाँ से निकल के ये आ जाएगा। इधर से बात करते हैं जरा इस बार, एंगल इधर से बनाना, एंगल इधर से हम बनाने जा रहे हैं। जी साहब, इधर से एंगल बनाएंगे तो सप्लायर कौन है? यहां खड़े होकर बात करेंगे भाई, ऐसे नहीं, यहां खड़े होकर बात कीजिए। तो यहां से खड़े होकर देखेंगे तो सप्लायर हमें दिख रहे हैं राज, और जो रेसिपिएंट दिख रहे हैं हमें यहां से वो है प्राइम होंडा, ऐसे करके। आप क्या सप्लाई कर रहे हैं? इधर से जो जा रहा है वो मनी जा रही है। और क्या मनी गुड्स है? नहीं सर,
मनी कोई किसी प्रकार का गुड्स नहीं है। क्या ये कोई किसी प्रकार की सर्विस है? नहीं। कैश पर जीएसटी आ जाएगा, गेट नंबर 1 से ही आउट करा दिया जाएगा। आगे बात समझ में, आगे समझ में कि ये मनी को क्यों कुछ नहीं माना है। अगर मनी को आप गुड्स मान बैठते ना तो भैया फिर यहां पर भी टैक्स लग जाता और ये डबल टैक्सेशन यहां पर हो जाता, एक ही ट्रांजैक्शन पर 2 बार टैक्स लग रहा होता, जो कि निहायती गलत हो जाता। ठीक पकड़े हैं? हाँ सर, ठीक पकड़े हैं। लॉजिक क्लियर है? यस सर। आगे चलिए जरा, एक और क्वेश्चन इसमें बनाते हैं। यहां से ये क्वेश्चन मेरे बच्चा आता है, मन में सवाल होगा आपके में, एक्सचेंज और बार्टर में क्या फर्क होता है। देखिए एक्सचेंज क्या होता है, आपने देखा होगा कि भाई जो कई सारे मोटर व्हीकल कंपनीज हैं बोलती कि ठीक है पुरानी गाड़ी लाइए, नहीं ले जाइए, एक्सचेंज ऑफर चल रहा है भाई हमारे यहाँ पे, जो आपकी पुरानी गाड़ी है सही मूल्य पे लगा देंगे, 2 लाख की लगा देंगे, 10 लाख और देने पड़ेंगे, 12 लाख की कार मिल जाएगी आपको। ये है एक्सचेंज, कि यहां दोनों तरफ से जो जा रहा है, भाई हमारी नई कार की कीमत 12 लाख, तुम्हारी कीमत 2 लाख रुपए है, आप 2 लाख की कार दो, 10 लाख और दे रहे हैं, वैल्यूएशन हुआ है दोनों तरफ से। जब वैल्यूएशन हो, सौदेबाजी हो, तो एक्सचेंज है। और वो एक्सचेंज जहां पर कोई किसी प्रकार की वैल्यूएशन ना हो, जैसे कि दिल के बदले में दिल दे, तू सौदा हमसे कर ले, सौदा हो रहा है पर दिल के बदले में दिल दिया जा रहा है, ये ना देख रहे तेरा दिल 400 ग्राम का, मेरा 250 ग्राम का, तेरा बड़ा है मेरा दिल छोटा है, वैल्यूएशन ना हो रहा दिल का यहां पे आके, ये आपका बार्टर कहा जाता है। पुराने टाइम के अंदर जब करेंसी का चलन नहीं था तो बार्टर किया जाता था कि मेरे यहां से गेहूं गए, तुम्हारे यहां से ये आ गया है ना, तुम मुझे दाल दे दो, मैं तुम्हें रोटी दे दूंगा, दोनों काम बन जाएगा, एक दूसरे की नीड पूरी करते हैं, लाइक दैट बार्टर है ये। अब यहां पर आकर हुआ क्या, हम आपको बताते हैं। देखिए एक तरफ से मान के चलते हैं, सपोज कीजिए यहां पर हम हैं और ये आगे जी, और दूसरी तरफ है यहां पर एक वॉच सेलर साहब, ठीक है, तो उसके लिए हम पूरी व्यवस्था आपके लिए बना रहे हैं। यहां आइए जरा हमारे साथ में। यस सर। तो यहां पर अब हम आ गए हैं, एक ये घड़ियों के बड़े विक्रेता हैं और बड़ा शोरूम है इनका, और आज ये स्वागत में ही बैठ गए हैं, बीच में ही गैलरी में बैठ गए हैं, तो हम इनसे संबंधित कुछ बात करने वाले हैं यहां पर आकर, ठीक है। पहले एक सवाल ये है कि प्रसाद जी आप घड़ियां बेचते हैं, और ये जो घड़ियां आप बेच रहे हैं, ये स्क्रीन गायब हो रही है यहां से, कहां जा रही है? यस सर। तो एक छोटी सी बात आपको समझाने, जरा ध्यान से देखिएगा। भाई हम कौन हैं? हम एक टीचर हैं, हम पढ़ाते हैं, सीए की क्लासेस आपको देते हैं। आज हमारे पास कोई बच्चा हमारी क्लास लेने के लिए आता है तो हम अपने लेक्चर्स देते हैं उसको, पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव, जो भी है, लाइव एट होम व्हाटएवर, साथ में किताबें भी देते हैं। तो एक कस्टमर हमारे पास में आता है, आइए जरा यहाँ पर आइए, हमारे पास में आया क्लासेस लेने के लिए, और इधर आइए जरा, और इन्होंने हमसे पूछा क्लासेस कितने की हैं। हमने कहा हमारी क्लासेस 10,000 रुपये की हैं। इन्होंने हमें पैसे दिए और हमारी क्लासेस ले ली। हमने कहा दीजिए पैसे, इन्होंने 10,000 रुपये हमें दे दिए, और साहब, और इन्होंने हमने किताबें दे दी हैं, आप जाइए, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर आकर मैं ये 10,000 रुपये के ऊपर जीएसटी भरूंगा या नहीं भरूंगा? यस सर, मेरी कमर्शियल कोचिंग ट्रेनिंग की सर्विस है, अपनी कोचिंग की सर्विस पर मैं नॉर्मल तरीके से, नेचुरल तरीके से जीएसटी का पेमेंट करके चलूंगा। ये तो हो गई एक ट्रांजैक्शन, ठीक। अब बात करते हैं दूसरी ट्रांजैक्शन की, बैठ जाते हैं, थक गए हम तो। अब बात करते हैं दूसरी ट्रांजैक्शन की यहां पर आकर। अब ये है एक घड़ी विक्रेता है, ठीक है, और इनके पास भी एक कस्टमर आता है। चलो भाई आ जाओ। कस्टमर आया है कि साहब घड़ी दीजिए, इनसे आके बार्गेनिंग करिए, थोड़ा पीछे साइड में ना, आगे ढकना मत, उधर से, उधर जो फेस सामने ना है ना। तो यहां बोलते कि साहब हमें घड़ी दीजिए, और इन्होंने इनको घड़ी दे दी है, दे दो साहब घड़ी दे दो। अब कितने की दी आपने घड़ी इनको? ये घड़ी दी इन्होंने, यहां पर आकर बता रहे हैं 8,000 रुपए की है, दे दो भाई साहब, पैसे दे दो आप इनको। 8,000 रुपए में इन्होंने घड़ी बेच दी है, और ऐसे करके बात हो जाती है। और भाई साहब बड़े गिनने में टाइम लगा रहे हो, इन्होंने पैसे गिने और चले गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मुझे एक बात बताइए, आप यहां पर आकर एक बात बताइए कि ये जो ट्रांजैक्शन हुई घड़ी की, इसे मेरा तो कोई लेना देना है नहीं यहां पर साहब, ठीक है। ये पे नॉर्मल तरीके से 8,000 पर प्रसाद जी को जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। हाँ बोलो, हाँ एकदम बराबर है, इनका काम धंधा है ये, ठीक। इन्होंने इंडिपेंडेंट कस्टमर को बेची 8,000 की, जीएसटी भरेंगे अपना। मैंने मेरी क्लास बेच रहा हूं इंडिपेंडेंट कस्टमर को, मैं मेरे पे जीएसटी भर रहा हूं। तो जो जिसमें डील कर रहा है उसमें अपना अपना जीएसटी भर रहा है। दिस इज द पॉइंट
बस बात खत्म यहां पर हो गई। अब क्वेश्चन ये आता है कि प्रसाद तुम्हारे बच्चे कितने बड़े हो गए? 1.5 साल के। तो इसका मतलब बच्चों का एग्जाम्पल नहीं बनेगा, एग्जाम्पल तुम्हारा ही बनेगा। प्रसाद ने कहा साहब मैं भी सीए करना चाहता हूं, मैं मेरा जो प्रोफेशन है वो तो करूंगा ही करूंगा, साथ में मैं एक डिग्री हासिल करना चाहता हूं, दैट्स इट। मैं डिग्री का कुछ करना नहीं है, मैंने प्रैक्टिस नहीं करनी, पर मुझे प्रोफेशनल डिग्री चाहिए, मतलब चाहिए। इतने बच्चे यहां घूमते हैं, मेरे मन में भी हिलोरे मारती हैं। हमने कहा ठीक है प्रसाद, हमें घड़ियों का शौक है प्रसाद, वैसे पर हम घड़ियां, हमारे हाथ में घड़ी नहीं है तो शौक है हमें, 2 चीजों के शौक है, घड़ी के और एक कारों के, बाकी कोई शौक ही नहीं है हमें, ना शराब का ना सिगरेट का, बाकी कोई शौक ही नहीं है हमारे जीवन में ना, ऐसे करके। तो अब यहां पर आकर इन्होंने कहा साहब क्लासेस दे दीजिए अपनी। हमने कहा ठीक है भाई साहब, हम क्लास दे देते हैं अपनी। हमने पेन ड्राइव ली और अपना जो भी किताबें थी, पैकेट था, वो सब किताबें वगैरह, पैकेट वगैरह, इनको हमने यहां पर पकड़ा दिया कि ये लीजिए प्रसाद, बहुत अच्छी जान पहचान है इनसे हमारी, और बात करते हैं, यहीं रहते हैं, हम भी यहीं पर हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर इन्होंने कहा सर कोई बात नहीं, काम करो, आपने मुझे क्लास दी ना, तो मैं आपको खाली नहीं जाने दूंगा, मैं आपको यहां पर घड़ी दूंगा। इन्होंने मेरे हाथ में कलाई में घड़ी बांध दी ऐसे करके। तो मैंने इनको क्लास दी है, इन्होंने मेरे हाथ पे घड़ी बांध दी है ऐसे करके, ठीक है। पैसे वैसे कोई किसी प्रकार से बात नहीं हुई है। पहली बात बताइए, ये एक्सचेंज है या बार्टर है? सर ये बार्टर है, यहां पैसों की कोई बात नहीं हुई है। अब इस केस में आप मुझे बताएंगे यहां पर सप्लायर कौन है और रेसिपिएंट कौन है? हु इज द सप्लायर एंड हु इज द रेसिपिएंट? या दोनों सप्लायर हैं, दोनों रेसिपिएंट हैं? क्या लगता है आपको? कुछ भी? दोनों है, बोलना। दोनों सप्लायर हैं और दोनों रेसिपिएंट। प्रसाद आपको जो ठीक लगे बोलना, मैं क्या बुलवाना चाह रहा हूं इट इज नॉट मैटर। आप गलत बोलोगे कोई बात नहीं है, जो आपको ठीक लग रहा हो अपने कॉमन सेंस से बोलना, बिल्कुल भी। और ऐसा कुछ भी नहीं, यहाँ पे ऐसा हमारे अपनी फैमिली वाले बच्चे, कोई दिक्कत ऐसे कुछ नहीं, बस अपने लोग हैं सब। ये दोनों सप्लायर, तो मैं मेरे एंगल से पहले देखता हूं यहां से कि भाई यहां से क्या चलेगा। यहां से जो गया था वो क्या था जी? कोचिंग की सर्विस। कोचिंग की सर्विस यहां से गई थी साहब। तो मैं देख रहा हूं अपने एंड से, कोचिंग एक सर्विस है, जैसे गदर एक प्रेम कथा है ना, ऐसे कोचिंग एक सर्विस है। तो मैं अपनी लिंकेज कर रहा हूं, ये सर्विस है। क्या मेरे एंड से ये सप्लाई भी है या नहीं है? बताइए, पर बताइए ना, काहे नहीं बता रहे हैं? क्या मेरे एंड से सप्लाई है? हाँ, एबीसी टेस्ट पूरा हो रहा है, एक्टिविटी भी मैंने की है, आपको क्लास दी है, ये मेरा बिजनेस भी है। और नंबर 3, क्या मुझे कंसीडरेशन में कुछ मिला था? हाँ, ये देखिए वॉच मिला ना, तो कंसीडरेशन भी था। कंसीडरेशन मॉनेटरी भी हो सकता है और नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सप्लाई भी यहां पर ये बन जाती है। इंट्रा है कि इंटर है? पास पास में ही है। इंट्रा स्टेट है, स्टेट का बॉर्डर नहीं बीच में, कोई बात नहीं। टैक्सेबल पर्सन कौन बनेगा, इस पर टैक्स कौन भरेगा? भाई साहब मैं भरूंगा, मेरी कोचिंग थी, वो कोचिंग पर टैक्स मैं भरूंगा। वेरी गुड। एग्जम्पशन है क्या कोचिंग पर? नहीं, कोई एग्जम्पशन नहीं है। जीएसटी कैसे कैलकुलेट करा जाएगा, अब आप मुझे ये बता दीजिए इसके ऊपर। भाई साहब जीएसटी कैसे कंप्यूट करूंगा मैं? कोचिंग पर जीएसटी का रेट है 18% का, ठीक है। घड़ियों पर जीएसटी का रेट है 28% का। कोचिंग की वैल्यू 10,000 थी, घड़ी की वैल्यू 8,000 थी। हालांकि हमारे बीच में वैल्यूएशन की बात नहीं हुई है। अब मुझे एक बात बताइए, मैं जो यहां टैक्स भरूंगा, आराम से बैठ जाता हूं, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं जो टैक्स भरूंगा भाई साहब यहां पे, वो किस चीज पर टैक्स भरूं? मैं टैक्स घड़ी पर भरना है या मैंने टैक्स कोचिंग पे भरना है? घड़ी पे भरूंगी, कोचिंग पे भरूं? कोचिंग पे भरूंगा। अगर कोचिंग पे मैंने क्या दिया? कोचिंग। वैल्यू किसकी लूंगा? कोचिंग की। भाई साहब टैक्स रेट किसका लूंगा? कोचिंग का लूंगा मैं। सारे काम होंगे। तो 10,000 इंटू 18%, 1,800 रुपए का मुझे पेमेंट करना पड़ेगा सरकार को, सीधी बात और नो बकवास, दैट्स इट। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि नहीं साहब कोचिंग दी है, बदले में तो 8,000 ये आया था, इस पर भरो। नो नो वे, नो नो नो, मैं नहीं भरूंगा इस पे। मैंने क्या दिया था? मेरी जो सर्विस थी उसकी वैल्यू क्या थी? वो 10,000 थी मालिक, मैं 10,000 में जीएसटी का पेमेंट करके चलूंगा। अब बात करते हैं उनके एंगल से। इस एंगल से देखा, यूं तीर चलाया तो भाई साहब मैं सप्लायर, वो रेसिपिएंट। अब तुम तीर चलाओ, वहां से चलाओ ना ऐसे करके तीर, वहां से देखिए वो सप्लायर, हम रेसिपिएंट बन गए। वहां से क्या आया था? वहां से आई थी घड़ी, वहां से आई थी घड़ी। घड़ी ये गुड्स है, सप्लाई है तुम्हारे एंड से। क्या तुमने सप्लाई किया मुझे? हाँ किया। एक्टिविटी भी है, बिजनेस भी है, और कंसिडरेशन में मैंने तुम्हें दिया, कोचिंग कंसिडरेशन होगा तुम्हारे लिए, है कि नहीं जी? सप्लाई भी है, इंट्रा भी है, सब कुछ हो रहा है यहां पर आकर, एग्जम्पशन नहीं है। तुम जीएसटी भरोगे नहीं भरोगे? भरोगे। कितने पर? तुम्हारा बिजनेस क्या है?
वॉच कितनी वैल्यू थी उसकी? तुम्हें नहीं देखना कि तुम्हारे पास आया क्या, जाने को तो कंसिडरेशन 10,000 की वैल्यू का पास आर्टिकल गया है, सर्विस गई है, लेकिन आपने क्या दिया? आप घड़ी पर भर रहे हैं, घड़ी की वैल्यू, घड़ी का रेट, सारे काम घड़ी के ही करे जाएंगे रे। तो 8,000 पे टैक्स भरेंगे किस परसेंट से? 18% से 28% से? 28% से। ग्रेट। तो आप अपना टैक्स भर दीजिए, मैं मेरा टैक्स भर दूंगा। क्या यहां पर कोई डबल टैक्सेशन जैसी कोई बात हुई है? नहीं। आपने भाई नॉर्मली ऐसे से ट्रांजैक्शन कर रहे थे तब भी अपना टैक्स भर रहे थे, अभी ऐसे हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, अब यहां पर टैक्स भरा जाएगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। थैंक यू सो मच, थैंक यू भाई, थैंक यू। तो ऐसे करके हमारी बात यहां पर मालिक हो जाती है। और आइए इस बात को जरा डॉक्यूमेंट कर लेते हैं यहां पर आकर कि बाद में कहीं भूल ना जाए। जी साहब, तो ये रहा सर जी यहां पर आकर आपके ये, इधर तो हम थे ना, हम आगे थे यहां पर, और हम आगे थे यहां पर, हम है राज, देखा मेरा कमाल। और यहां यहां है प्रसाद। यस जी साहब। तो ऐसे और ऐसे ये हुआ। एंड इस पर ये इधर से क्या गया? अच्छा, इन्होंने अपने भी ट्रांजैक्शन करी, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इस तीसरी वाली को बता रहा हूं। तो यहां से इधर गई थी कोचिंग, कोचिंग यहां से गया, और इधर से जो आया है वो क्या था रे? वो क्या था सर? यहां से जो लौट के आया है वो था वॉच, वो वॉच थी, ठीक है। तो इधर से देखा जाए सप्लायर, इसकी कीमत 8,000 थी, इसकी कीमत 10,000 थी, 10,000। सप्लायर राज, रेसिपिएंट प्रसाद। ये कोचिंग एक सर्विस है, कोचिंग एक सर्विस है, और इसके बाद ये सप्लाई भी बनेगा। ए बी ABC टेस्ट पूरा होता है, और इंट्रा इंटर जो भी है अपना चलेगा। टैक्सेबल पर्सन यहाँ पर मैं ही बनूंगा, एग्जम्पशन है नहीं, GST इसके ऊपर लगाया जाएगा। तो मैंने व्हाट आई एम सप्लाइंग, मैं कोचिंग सप्लाई कर रहा था, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी ऑफ कोचिंग की, यहाँ पर जो रेट आएगा ऑफ कोचिंग का रेट आएगा, तो 10,000 की मेरी वर्थ थी, इनटू 18% यहाँ पर आया, 1,800 रुपये ये आ गया। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। इधर आ जाइए। इधर से देखा जाए सप्लायर हैं प्रसाद, रेसिपिएंट हैं हम, और यहाँ जो बात हो रही है वो वॉच की करी जा रही, इधर से जो जा रही थी वो वॉच थी। वॉच एक गुड्स है, हाँ है। उसके बाद क्या ये सप्लाई बनती है? हाँ सप्लाई बनती है, एक्टिविटी भी है, बिजनेस भी है, और कंसीडरेशन में इनके पास कोचिंग आई है साहब, हमारे पास कंसीडरेशन में घड़ी आई थी, वॉच, वॉचेट। तो एंट्रा एंटर देख लेंगे, इसके लिए टैक्सेबल पर्सन बनेगा प्रसाद, एंड उसके बाद में एग्जम्पशन कोई है नहीं, GST लगेगा। तो यहाँ ये लेके चलेंगे वैल्यू ऑफ वॉच ही लेकर चलेंगे साहिब। क्या जी? वैल्यू ऑफ वॉच ही लेकर चलेंगे मालिक। एंड यहाँ पर रेट ऑफ वॉच निकल के आएगा, GST रेट, रेट भी ऑफ वॉच का ही आएगा। तो 8,000 इंटू 28% था वॉच पर GST का रेट, 28%, जो भी आएगा वो आपका यहाँ इनको भरना पड़ेगा, और ये कोई डबल टैक्सेशन नहीं हो रहा है। तो ये था बेसिकली बार्टर। तो सेल हो, लीज हो, लाइसेंसिंग हो, बार्टर हो, जो मर्जी हो, सबका सब आपका सप्लाई बना दिया जाता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हाँ बोलो, हाँ हाँ सर जी एकदम ठीक है, और कौनो दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने आपका पहला एलिमेंट यहाँ पर आकर पूरा कर दिया है। अब बात करते हैं दूसरे एलिमेंट को लेकर। दूसरे एलिमेंट को लेकर क्या होता है साहब? मान के चलिए
यहां पर आकर 2-3 लोग मिलकर ना अपना एक ज्वाइंट वेंचर बना रहे हैं। यहां ये जरा, ज्वाइंट वेंचर क्या होता है? ज्वाइंट वेंचर क्या होता है साहिब? सर ज्वाइंट वेंचर होता है जहां पर 2 या अधिक व्यक्ति मिलकर, अधिक व्यक्ति स्टूडियो में नहीं सकते हैं इसलिए 2 से काम चलाना पड़ेगा, ऐसे 4-5 पर्सन यहां पर और मिल गए हैं, सब एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए आकर यहां पर, और मालिक हम ये मान के चल रहे हैं कि उन सबका आपस में ज्वाइंट वेंचर है। आर्किटेक्चरल की सर्विस कुछ प्रोवाइड कराते हैं यहां पर आकर ये। तो जब ये ज्वाइंट वेंचर बाहरी दुनिया में अपनी सर्विसेज को देगा, उस पर जीएसटी आएगा या नहीं आएगा? जवाब दीजिए, उस पर जीएसटी आएगा या नहीं आएगा? ऑब्वियस सी बात सर, उस पर नॉर्मल तरीके से जीएसटी आ जाएगा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। लेकिन इस ज्वाइंट वेंचर के ही किसी मेंबर को, मान लीजिए मुझे यहां पर कुछ आर्किटेक्चरल सर्विस की जरूरत पड़ती है, तो मैं ये सर्विस अपने ही ज्वाइंट वेंचर से लूंगा या बाहर से लूंगा? बताइए, अपने ही ज्वाइंट वेंचर से लूंगा या बाहर से लूंगा? अपने से लेंगे, सिंपल सी बात, अपने ज्वाइंट वेंचर से लेंगे यहां पे आके। ठीक है, तो मैंने अपने ही ज्वाइंट वेंचर से सर्विस ले ली है और पैसे भी इनको मैंने दे दिए हैं अपने ज्वाइंट वेंचर में। मुझे बताइए क्या ये ट्रांजैक्शन सप्लाई बनेगी या नहीं बनेगी? इस पर जीएसटी आएगा या नहीं आएगा? यहां प्रॉब्लम क्या है, एक बात समझिएगा। सप्लाई बनने के लिए 2 जन की आवश्यकता होती है, एक सप्लायर और एक रेसिपिएंट। सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि ज्वाइंट वेंचर और उसी का एक अंग उसका मेंबर, ज्वाइंट वेंचर और उसी का एक अंग उसका मेंबर, ये दोनों एक हैं या अलग अलग हैं? ये मुद्दा है। अगर आप कहते हो कि दोनों एक हैं, फिर तो भाई साहब ये सप्लाई कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगी, और कहते कि अलग अलग है, फिर आपकी सप्लाई यहां पर बना दी जाएगी। एक बार भगवान कृष्ण से राधा ने पूछा कि हे प्रभु, आपने प्यार किया मुझसे और शादी करी रुक्मणी से, ऐसा क्यों? तो भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे राधे, शादी 2 जन के बीच में होती है। राधे तुम ही बताओ हम में दूसरा कौन है? कृष्ण ही राधे है, राधे ही कृष्ण है, जय जय श्री राधे। ठीक है, ऐसे करके। तो सप्लाई कॉन्स्टिट्यूट होने के लिए भी 2 जन चाहिए होते हैं। अब ये जन 2 माने जाएंगे या 1 माना जाए, क्या करें बताइए? ज्वाइंट वेंचर, मेरा ही ज्वाइंट वेंचर और मैं अलग अलग, एक। ये कह रहे हैं एक है तो भैया इस पे जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। अब चूंकि इनकी सोच ये है, अब सरकार को पता है कि बेटा जीएसटी का रेवेन्यू हो जाए, लॉस हो जाएगा यहां पे आके, तो गवर्नमेंट ने एक एक्सप्लेनेशन ऐड करी और क्या बोला कि बोथ शैल बी डीम्ड, अरे डीम्ड टू बी अ सेपरेट पर्सन। मानते हो तो अच्छी बात, नहीं तो मानना पड़ेगा। जब डीमिंग फिक्शन आता है तो उसे बोलते हैं घी टेढ़ी उंगली से निकालना। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो क्या करते हैं? घी उंगली को टेढ़ा करते हैं, और टेढ़ी उंगली का नाम है डीमिंग फिक्शन। मतलब जो चीज नेचुरली वैसी नहीं थी पर उसको जबरदस्ती वैसा बनाया गया। प्रैक्टिकली ये दोनों अलग अलग थे ही नहीं, एक ही थे, पर दोनों को जब तक अलग नहीं करोगे तो जीएसटी कैसे मिलेगा? डिवाइड एंड रूल, अंग्रेज भी इसी पॉलिसी को फॉलो करते थे। डिवाइड एंड रूल, बीच में डीम टू बी सेपरेट, बीच में बिजली कड़क गई हो, पति पत्नी और वो ऐसा कड़का दी बिजली बीच में लाके, अलग अलग है भाई साहब ऐसे करके। तो यहां पर वही कह रहे हैं आके, हमारा पेन कहां गया? ये रहा। यहां पर वही कह रहे हैं मेरे बच्चा आके कि जो बैठिया कि ट्रांजैक्शन बिटवीन क्लब एंड मेंबर्स विद कंसीडरेशन, क्लब कह लो या ज्वाइंट वेंचर कह लो या एसोसिएशन ऑफ पर्सन कह लो, जो मर्जी, क्लब और उसके मेंबर के बीच में विद कंसीडरेशन, पैसे दिए थे मैंने, फ्री में होगा तो नहीं बनेगी सप्लाई। भाई साहब सुन लीजिए, लेफ्ट साइड में जितनी बात लिखी है वो सब वो हैं जो कि विद कंसीडरेशन परफॉर्म करी जा रही होती हैं। अगर ये विद कंसीडरेशन है, आपका विद कंसीडरेशन है, मेरे भूरा, मेरे कबूतर, मेरे लाल, मेरे काले, मेरे पीले, तो इसको बना दे। चाहे ज्वाइंट वेंचर मेंबर को दे रिया हो, चाहे मेंबर से ले रिया हो, दोनों ही केस के अंदर चूंकि डीम्ड सेपरेट हो गया, फिर तो आपस में जो भी ट्रांजैक्शन होगी सबकी सब सप्लाई बना दी जाएगी। जय हो प्रभु की। आगे एक और पॉइंट आता है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस विद कंसीडरेशन, चाहे बिजनेस पर्पस के लिए हो, चाहे वो आपका पर्सनल पर्पस के लिए हो,
पर्पस मैटर नहीं करता है, बस इंपोर्ट ऑफ सर्विस आपने किया है तो वहां पर आकर आपका ये सप्लाई बना दिया जाएगा। कैसे करके भला, बात करते हैं, आइए हमसे बात करते हैं यहां पर इंपोर्ट ऑफ सर्विस की। ठीक है जी, इंपोर्ट ऑफ सर्विस की बात करते हैं तो कुछ ऐसे करके होता है मेरे बच्चा कि हम इंडिया के बाहर यहां पर एक सर्विस ली है। अच्छा, सर्विस के इंपोर्ट करने में कोई बीच में आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि गुड्स जब इंपोर्ट करते हैं तो कस्टम डिपार्टमेंट बीच में आता है, सर्विस पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगती है, इसलिए यहां बीच में कोई भी आने वाला नहीं है। तो ये रहा रेसिपिएंट और ये है यहां पर सप्लायर। सप्लायर ने बाहर से सप्लाई करी है और यहां से ली जाती है एक आर्किटेक्ट की सर्विस मेरे बच्चा ली जाती है, आर्किटेक्ट की सर्विस ली जाती है और इस पर ये 4 रुपीज ली गई थी 10 लाख की। मैं इंडियन रुपीज में बात कर रहा हूं। मने बताइए, मने बता दो भाई साहब। ओ जी सुन जो, नहा के बैठे हो कि नहीं बैठे? नहा के बैठना, सुबह सुबह बैठना नहा के, फ्रेश फ्रेश ऐसे करके, ताजगी भरे, है ना। साड़ी बन के मत बैठना मेरी क्लास में, बता रहे हैं हम पहले ही आपको। ये सर्विस है, हाँ है। क्या ये सप्लाई बनती है? अभी तो पढ़ के आ रहे हैं कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस जो होती है वो सप्लाई बनेगी विद कंसिडरेशन, यस बन जाएगी। इंट्रा है कि इंटर है? अरे बॉर्डर पार करके आ रही है, ये आपकी इंटर स्टेट यहां पर कही जाती है। टैक्सेबल पर्सन कौन होगा? क्या कोई एग्जम्पशन है? ना भैया जी ना, कोई किसी प्रकार की एग्जम्पशन यहां पे नहीं है। जीएसटी इस पे लगाया जाएगा। छोटी सी बात बता दो, जीएसटी कौन भरेगा? 2 चार्ज होते हैं नॉर्मली, नॉर्मल चार्ज लगाया जाता है, सप्लायर जीएसटी का पेमेंट करता है, लेकिन जब जब सप्लायर के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, वो तो अमेरिका में बैठा है भाई साहब, तो वहां रेसिपिएंट को पकड़ लेते कि तू ही तू सतरंगी रे, ऐसे करके मालिक। तो वहां पर बोल दी कि भैया आरसीएम लगाएंगे और आरसीएम में रेसिपिएंट को जीएसटी का पेमेंट करना पड़ जाएगा। सवाल यह नहीं है कि आपने ये सीख लिया इंपोर्ट ऑफ सर्विस, सवाल यह है कि यहां पर इंपोर्ट ऑफ गुड्स काहे नहीं लिखा रे? क्यों नहीं लिखा? क्यों नहीं लिखा? और आपको कमेंट जरूर देना, मुझे बताना जरूर है मालिक ये क्लास कैसी लग रही है आपको। मैंने थोड़ा अपना ये बैकग्राउंड लुक एंड प्रेजेंटेशन पूरा चेंज किया है मैंने, आप मुझे जरूर फीडबैक दे रहे हैं 9810012161 पर। मैं मानता हूं कि इसमें एफर्ट्स ज्यादा लगते हैं, मेहनत ज्यादा लगती है, बैकग्राउंड सेट करनी पड़ती है, सब ये मान के चलो डबल टाइम लगता है हमें, बट फिर भी मैं आपके लिए करूंगा कि आसानी से आपके दिमाग में सारी बातों को मैं सेट कर पाऊं, मैं करूंगा। आप मुझे फीडबैक देंगे और मुझे उससे और मोटिवेशन मिलेगी, मैं और बेटर करके दूंगा आपको, और बेटर करके दूंगा, क्योंकि हर बैच में मैं कुछ ना कुछ नया कांड करता जरूर हूं। एज इट इज नहीं होता मेरा कोई भी बैच, कुछ ना कुछ नया होगा। 9810012161 मेरा नंबर है, आप मुझे बताइएगा, बात कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स यहां पर क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर जीएसटी लेवी कलेक्शन जीएसटी वाले नहीं करते रे, वो दे दिया है कस्टम डिपार्टमेंट को। जैसे कि मां देवकी ने अपने कलेजे का टुकड़ा मां यशोदा को दे दिया था, उन्होंने लालन पालन पोषण किया था, तो ऐसे ही यहां पर जीएसटी वालों ने अपना कलेजे का टुकड़ा ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स दे दिया है आईजीएसटी कस्टम डिपार्टमेंट को। तुम इसका लेवी और कलेक्शन करके चलना, और वहां पर कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 के अंदर आता है सेक्शन नंबर 3 सबसेक्शन 7, उसमें लिखा है कि लेवी और कलेक्शन ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स यहां पर किया जाएगा। इसलिए आज जीएसटी पढ़ते समय इसका कोई जिक्र यहां पर नहीं आ रहा कि सप्लाई बनेगा नहीं बनेगा, वो चक्कर यहां पर नहीं है अब, ठीक है जी। वैसे करके है। तो हमने क्या किया मेरे बच्चा, अब तक हमने देख लिया सप्लाई क्या है, और उसके 3 एलिमेंट थे। एक एबीसी एलिमेंट आ गया, जॉइंट वेंचर वाला आ गया, और तीसरा इंपोर्ट ऑफ सर्विस विद कंसिडरेशन वाला आ गया है। अब राइट साइड में आते हैं, यहां पर जो भी बात करी जा रही है आपके साथ में, ये भाबो विदाउट कंसिडरेशन वाली बात करने जा रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, 4 ऐसी एक्टिविटीज हैं जहां पर की कंसिडरेशन नहीं भी होगा तो भी चलेगा। चलेगा मतलब कंसिडरेशन ना होने पर भी उसे सप्लाई बनाया जाएगा और जीएसटी लगाया जाएगा। अब वो 4 सिचुएशंस क्या हैं, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, हैविंग अ ब्रेक, और ब्रेक के बाद इस राज को खोलते हैं कि आखिर वो 4 सिचुएशंस कौन कौन सी आपके निकल के आ रही हैं। राधा रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है हमेशा। लेते हैं एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक।